बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ एक और सुबह आपके साथ। और आज के दिन आपको पता है कि जैसे हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो वाकई ही लोगों की खिदमत कर रहे हैं और इस दुनिया में आते हैं। अल्लाह ने उनको इस दुनिया में ही भेजा कि लोगों की खिदमत करने के लिए, पर अपने अपने आप को इंसान को जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर कौन किसकी किस तरह से खिदमत करता है और काम आता है। ये हमेशा एक जुमला जो है वो मैं रिपीट करती हूँ आज के दिन के हैं वही लोग जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के अच्छे वो लोग हैं। और ख़ुद भी इंसान मुतमईन होता है इस हवाले से कि जब वो लोगों की खिदमत करता है। बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ पर अपनी अपनी जगह पर लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और दूसरों के लिए बेलौस होकर वो खिदमत अंजाम करते हैं। आज जिस हवाले से हम बात करेंगे आपको मालूम ही है, पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से। और आपको हमने बहुत सारी इसके हवाले से आगाही दी। ये एक्चुअली वेलफेयर सेंटर है क्या, यहाँ पर किस तरह से खिदमत अंजाम दी। कोई हमने एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो रेज नहीं किया, कोई एक ऐसा सवाल भी नहीं है जो हमने नहीं बताया। हमने सारी बातें बताई हैं और हम मजीद आपको कहते हैं ना कि रिकॉलिंग ज़रूरी होता है, तो आज भी हम रिकॉलिंग ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो हम मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनवर मौजूद है जो कोऑर्डिनेटर है इस हवाले से पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। माय प्लेजर। अच्छा जी, और हमारे साथ आज मौजूद है मोहम्मद फरहान जो सीनियर वोकलिस्ट हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर हैं आप। और इसके हवाले से आप जो है बच्चों को जो या फिर जो माजूर लोग हैं उनके हवाले से भी आप काम कर रहे हैं। बहुत सी खिदमत आप भी अंजाम दे रहे हैं, आपसे भी इस हवाले से बात होगी। और साथ ही डॉक्टर अफशा मौजूद है, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये वो सब लोग हैं जो वो सब डॉक्टर्स भी हैं और कितने ऐसे आपने लोगों से मिलवाया है हमारे इस शो में जिसपे किस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस वेलफेयर सोसाइटी के लिए। ये तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले। तो इसमें देखें मेन जो चीज़ है और जो ऑल द क्रेडिट गोज टू मेट्रो वन न्यूज़। थैंक यू सो मच। एंड इज आपका होस्ट हैं, दूसरे जो पसे पर्दा लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। क्योंकि इससे पहले, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इससे पहले किसी भी मीडिया चैनल पर इस तरह का प्रोग्राम आया नहीं। ये पहली मर्तबा मेट्रो ने स्टेप लिया। और हमेशा मैंने यही सुना पड़ा कि जो स्केच बनाता है नाम हमेशा उसी का आता है। रंग भरने वाले तो बहुत से लोग आएंगे, आते भी हैं। तो इसमें और दूसरे ये कि ये सबका प्रोग्राम है। ये पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी, जैसे आपने कहा कि हर तरह के सवालात किए, सारी चीज़ें की, बिल्कुल हम करेंगे क्योंकि ये और हम आगाही देते हैं। ये डिफरेंट शो है। ये वो नहीं है कि जी आपको कब से शौक था, आप कैसे आए, किस तरह वो है। ये बिल्कुल डिफरेंट शो है। आपकी मेहनत है, सबकी मेहनत है। लोगों के एक्चुअली जो इस पे हम बात जो कर रहे होते हैं वो जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो डॉक्टर जिस तरह आज उसका आउटपुट चाहिए। फरहान साहब भी आए हुए हैं, आप भी जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपने आप वोकेशनल उसके हवाले से, इंस्ट्रक्शन के हवाले से, साथ में डॉक्टर साहब हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, स्किन के हवाले से। तो जो बच्चे जो बड़े माजूर लोग जो हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है कि स्पेशल केयर की, और वो आपका इदारा जो है वो दे रहा है। आज फिर एक दफ़ा और हम चाहेंगे कि आप इदारे के हवाले से पहले बात करें, फिर हम सवालात का सिलसिला जो अपने मेहमानों से भी करेंगे। जी, बेसिकली पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी जो है ये इज़ ए सोसाइटी ऑफ द कंसल्टेंट। ये 27-28 जो कंसल्टेंट्स हैं, मोस्ट प्रेस्टिजियस डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मिलकर बनाई है। ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वैसे भी। और इसमें हम ये चाहते हैं कि जैसे पहले होता है कि भाई आप आए, दिखाया, आपने दवा लिख दी, महीने 2 महीने के बाद फिर आ गए, फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो दिखा दिया। ये उस तरह नहीं, इसको एक बाकायदा फॉर्मेट के तहत बनाया और इसमें उनकी सेहत के हवाले से और फॉलो अप करते हैं, उनकी तालीम, उनका हुनर सिखाना, उनको जॉब दिलाना। जैसे फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं इलेक्ट्रिकल के। इसी तरह और बहुत सारे शोबा जाते हैं इसी डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट लोग जो वो खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं वो आए और इसमें हम
प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। मेन चीज जो है वो सिर्फ आगाही से खाली काम नहीं है। आप बहुत अच्छी आगाही देते रहे हर जगह, हर पैनल पर, हर प्रैक्टिकली भी लोग आए, हम तो ये चाहते हैं ना प्रैक्टिकली उनके मसाइल हल हों। एक बच्चा है, अब मैं मिसाल दूं कि हमारे यहाँ जो हमारा औरंगी का सेंटर है, वहाँ बच्चे आते हैं रेगुलर अल्टरनेट उस पे 3 दिन पीर, बुध और हफ्ता। तो वो बच्चा 3-4 सेशन में नहीं आया, तो मैंने अपने वॉलंटियर से पूछा कि भाई ये बच्चा जो है ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं आया? हाँ। वजह क्या है? तो उनकी वालिदा आई, कहने लगी जी हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। तो हम उनकी प्रॉब्लम वहाँ हल कर रहे हैं। तो उसके वालिद को बुलाया, उनको जॉब पर लगाया कि भाई आप कमाएंगे, सारी चीजें करेंगे तो आएंगे ना। अब हम ऊपर से सतह ये कहते रहे कि नहीं जी आप आए, बच्चे को लेकर आए, बच्चे को, उसकी जो मुश्किलात हैं उसको कौन हल करेगा? सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये भी हम बता दें अपने नाज़रीन को कि ये वेलफेयर सोसाइटी जो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो वाकई अपने बच्चों के लिए, जो माजूर बच्चों के लिए, माजूर लोगों के लिए जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उनका इलाज भी करवा सकें और उनको खुद कफील कर सकें, खुद से वो अपने स्ट्रेंथ हासिल कर सकें, खुद से ठीक हों, तो ये इदारा जो है फराहम करता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी होता है और जहाँ पर जो है वोकेशनल ट्रेनिंग उसमें बहुत सारी अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा आपने बहुत, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इसकी भी हवाले से बात करेंगे अभी, बिल्कुल अभी इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन अभी एक पैकेज है, पहले हम वो दिखा दें ताकि नाजरीन जो है उनको और ज्यादा जो अवेयरनेस हो जाए कि एक्चुअली ये इदारा है क्या, जो जरा ये पैकेज देखेगा। आइए हम सब मिलकर माजूरी यानी डिसेबिलिटी को खत्म करें। enable.com एक मुनफरिद सर्विस जिसको माजूर बच्चे और अफराद चला रहे हैं। इनेबल कैटरिंग, आपके घर या दफ्तर में कोई छोटी तकरीब हो या फिर शादी ब्याह दीगर तकरीबात, खुश जायका खाने, उम्दा सर्विस और मुनासिब रेट, हम आपकी खिदमत के लिए हमा वक्त हाजिर हैं। हमें काम चाहिए, इमदाद नहीं। हमारी दूसरी सर्विस इनेबल फूड, आप क्या और किस जगह का खाना पसंद करते हैं? फास्ट फूड, रेस्टोरेंट या घर का पक्का हुआ, दोपहर का लंच या रात का डिनर, बस एक कॉल करें और आपकी पसंद का खाना आपके घर हमारे इनेबल पर्सन पहुंचा देंगे। हमारी तीसरी सर्विस इनेबल गारमेंट्स एंड बुटीक, आप अपने हर किस्म के लेडीज या जेंट्स मलबूसात घर बैठे हमारे माहिर टेलर से सिलवा सकते हैं। सिर्फ एक फोन कॉल कीजिए, हमारा नुमाइंदा आपके पास हाजिर होगा। बेहतरीन सिलाई, मुनासिब कीमत और वक्त की पाबंदी। हमारी चौथी सर्विस इनेबल होम सर्विस, हम आपसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हैं। बिजली, गैस, पानी का बिल भरना हो या आपके घर या दफ्तर में इलेक्ट्रिक, गैस, प्लम्बर, कारपेंटर का कोई भी छोटा या बड़ा काम हो, हम फौरी और निहायत कम कीमत पर जिम्मेदारी के साथ सरअंजाम देते हैं। हम डिसेबल नहीं, इनेबल हैं। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हम बात करें पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से। और अभी आपने जो पैकेज देखा है, बेसिकली इस पैकेज के हवाले से भी आपको बताते हैं कि इस इदारे ने जो वहाँ पर माजूर लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है ख़ुद कफ़ील बनाने की कोशिश की, बल्कि बना रहे हैं। लेकिन इसमें आवाम का बहुत बड़ा हाथ है कि वो किस तरह से उनकी हेल्प आउट करे। जो हमारा ये जो मकसद है अनवर साहब, ये यही है ना कि बेसिकली आवाम जो है वो किस तरह से हेल्प आउट करे। थोड़ा सा इस हवाले से भी आप बताइएगा कि किस तरह से उनको जो है आपने खुद कफील बनाने की कोशिश करें और करिए। इसमें हमने 4 उनके सेगमेंट्स रखे हैं, 4 चीज़ें या 4 शोबाजात जिसे कह लें आप, वो हमने उनके बनाए हैं। जिसमें कैटरिंग है, ये जो दावतें होती हैं उसके लिहाज से ये बेहतरीन ये लोग कैटरिंग करते हैं। यानी इट्सेल्फ ये खुद नहीं करते, इनके साथ और लोग जो कमर्शियल लोग हैं जो हाइजीन और सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, बड़े नॉर्मल लोग जो हैं वो उनके साथ हैं। मगर ये बच्चे उनके साथ या बड़े जो भी हैं ये उनके साथ लगे रहते हैं और उनके साथ काम करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं।
इसी तरह टेलरिंग का है तो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, बेहतरीन इंस्ट्रक्टर हैं, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर। उनके साथ ये बच्चे जो हैं, क्योंकि डेफ एंड डम जो बच्चे होते हैं, जो सुनने और बोलने से जरा अल्लाह ने सलाहियत दी है, काम तो और कर वो सकते हैं, बेहतरीन हाँ, काम करते हैं। वो बिल्कुल जी। बेहतरीन पैंट शर्ट है, कुर्ता शलवार है, लेडीज गारमेंट्स हैं, वो सब बनाते हैं। तो हम 4 शोबाजात हमने रखे, उसमें से ये सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारा पहले से मोटिव है। 2 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये कि इन बच्चों को सेहत के हवाले से इस काबिल कर दिया जाए कि ये अपने काम खुद करने लगें। मिसाल के तौर पर कपड़े बदलना, खाना खाना, वॉक करना थोड़ी बहुत। 100% ये हमारे आपकी तरह नहीं हो सकते, और ये टाइम कंटेनिंग है। ये 2 दिन 4 दिन वाला मसला नहीं है, इसमें टाइम लगता है। दूसरे ये कि ये खुद कफील हो जाएं, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, क्योंकि माइंड सेट 70-72 सालों में हमारा यही रहा है कि इनको हम खैरात, ज़कात, डोनेशन इस पे रखते हैं। हमारा ये मोटिव नहीं है। हम कहते नहीं, हमारे पास आते भी हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमें कोई इमदाद मिल जाए। मैंने कहा जी इमदाद नहीं है, क्या जी मैं काम नहीं कर सकता हूँ? तो ठीक है, आप बैठ तो सकते हैं, हम आपको एज ए चौकीदार रखवा देते हैं। जी 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 जी। मगर आप अपनी इज्जत नफ्स को क्यों मजरू कर रहे हैं? बिल्कुल। तो हम किसी की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करेंगे। और यही बात होती है कि जो वहाँ पर माजूर लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम कोई काम करें, और जो कर सकते हैं। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि 80-90% लोग चाहते हैं, जब उन्हें मोटिवेट किया जाता है, माजूरी एक तरह के लोग हमेशा ये समझते हैं कि शायद कोई डिसेबल है तो दिमागी तौर से डिसेबल है तो वही डिसेबल है। माजूरी बहुत तरह की। अच्छा, हम आते हैं अब फरहान साहब की तरफ, और इनसे आप सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। हाँ जी फरहान साहब, आपका तो ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से है, तो कितने सेंटर हैं आपके? कराची में कितने सेंटर हैं और सिंध में कितने सेंटर हैं? सर, कराची में हमारे तकरीबन 10 सेंटर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, जो कि प्री वोकेशनल्स भी हैं उसमें, और वोकेशनल ट्रेड्स भी शामिल हैं, और हमारे एक एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स भी उसमें शामिल है। तो टोटल हमारे तकरीबन 10 सेंटर्स कराची में 10 सेंटर काम करते हैं। अच्छा, इसमें एडमिशन का क्या तरीक़ेकार है? इसमें किस उम्र से किस उम्र तक जो है वो एडमिशन दिया जाता है? और एडमिशन क्राइटेरिया हमारा ये है कि हमारी एक एडमिशन कमेटी है, जिसमें हमारे सोशल केस वर्कर्स शामिल होते हैं, हमारे डॉक्टर शामिल होते हैं, सीनियर इंस्ट्रक्टर शामिल होते हैं। हमारे जो है वो सब उस बच्चे की ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी प्लेसमेंट करते हैं, उसका मेडिकल असेसमेंट करते हैं, उसके बाद उसे एडजस्ट करते हैं कि उसके लिए कौन सी जगह सूटेबल है, कौन सी काम सूटेबल है, उस हिसाब से फिर उसके लिए प्लेसमेंट करके उसका एडमिशन करते हैं। अच्छा, कितने शोबाजात आपके जो हैं वो, जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैंने टेलरिंग भी देखी, जी जी, हमारे पास मैंने वुडवर्क का भी काम करते देखा। जी, हमारे पास इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल ट्रेड भी है, कंप्यूटर ट्रेड भी है, कैंडल मेकिंग ट्रेड भी है, टेलरिंग ट्रेड्स भी है, हैंडीक्राफ्ट ट्रेड भी है फॉर गर्ल्स, एम्ब्रॉयडरी ट्रेड्स भी है फॉर गर्ल्स, ट्रेलिंग ट्रेड्स भी है फॉर गर्ल्स। तो इस तरह की हमारी सारी तकरीबन ट्रेड्स हैं वोकेशनल के अंदर। कितना अरसा हो गया? 30-40 साल हो गए इस इदारे को? या जी माशाल्लाह से 35-40 साल इस इदारे को हो गए। कितने बच्चे पास आउट होकर यहाँ से निकल गए? पास आउट तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा जो इदारे का एक तरीक़ेकार है उसमें हमारे पास बच्चे पास आउट नहीं होते, हम बच्चों को पास आउट नहीं करते। उसका एक तरीक़ेकार ये होता है कि हम बच्चे को प्री वोकेशनल ट्रेनिंग से वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ लेकर आते हैं, फिर जब वो बच्चे एडल्ट्स हो जाते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम उनको अपने इदारे गवर्नमेंट वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर एक हमारा इदारा है जो कि इनकी एम्प्लॉयमेंट पे और रिहेबिलिटेशन पे काम करता है, फिर हम उनको वहाँ पर रजिस्टर्ड करके फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट का काम जब उनका होता है और एम्प्लॉयमेंट पे वो बच्चे लग जाते हैं, और जो कि अभी इस वक्त माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, फिर हम उनको फॉलो अप करते रहते हैं। वो तकरीबन हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जाते नहीं हैं। अच्छा, एक ट्रेड में कमोबेश कितने बच्चे जो हैं वो आपके आते हैं? हमारे कमोबेश एक ट्रेड के अंदर तकरीबन 12 से 15 बच्चे होते हैं। 12 से 15। तो अब 12-15 बच्चे अगर हैं तो
कितने अरसे में वो इतना सीख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो है एक मुश्किल शोबा है और ख़तरनाक भी दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि क्योंकि ज़ाहिर है उसमें इलेक्ट्रिक जा रही होती है और सारी चीज़ें। तो आप सिखाते क्या हैं उन बच्चों को? सिर्फ बोर्ड बनाना सिखाते हैं या कोई डायरेक्ट उनसे अगर कहा जाए कि भैया कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग करनी है या कोई चीज़ ऐसी बनानी है तो वो उस पर कर लेते हैं? सर, इनका जो टाइम पीरियड्स है ट्रेनिंग्स का वो तकरीबन 2 साल होता है। तो इसमें क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्ट्रिकल आपने कहा कि ख़तरनाक फील्ड है, ज़ाहिर है बिल्कुल, तो उसमें हम क्योंकि ज़ाहिर है हमारी जो एडमिशन कमेटी होती है वही इस चीज़ को देख रही होती है कि किस बच्चे को हमने किस ट्रेड में रखना है। तो वो इस हिसाब से जो है जो स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स है हमारी उसमें हमें ज़्यादातर HI बच्चों को जो कि हेयरिंग इम्पेयर्ड होते हैं और जो कि PH फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो कि अंडरस्टैंड होते हैं कि क्या चीज़ ख़तरनाक है और क्या चीज़ ख़तरनाक नहीं है, उन बच्चों को हम उस ट्रेड में प्रीफेयर करते हैं। और उसमें कुछ बच्चे हमारे पास एनवायरमेंटली रिटार्डेड जो कि मॉडरेट टू माइल्ड कैटेगरी के होते हैं, उन्हें भी हम प्रीफेयर करते हैं। तो वही बच्चे अपनी टीचर्स की जो कि उनके टीचर्स एक्सपर्ट्स क्योंकि टीचर्स हैं उनकी निगरानी में वो सारा काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम ब्रेक लेंगे, मजीद आपसे फरहान साहब भी बात करेंगे और लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, कहीं ना जाएगा। जी नाज़रीन, हम एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है पेशेंट्स के रिहैब वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से। डॉक्टर अनवर हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ मोहम्मद फरहान साहब भी हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से जो है वो काम कर रहे हैं और ख़ुद भी जो है ये वोकेशनल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर हैं। और अभी आपने सारा बताया कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिकल जितने भी चीज़ें हैं, मशीन हो गई, थ्रेड वर्क हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गई, और ये स्पेशली जो है ये स्पेशली जो है ये आप माजूर लोगों के हवाले से काम कर रहे हैं और उनको जो है आप ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं। कुछ सवालात और रह गए थे अनवर साहब, अगर आप वो भी कर लें। ये इसका ज़ाहिर है आप जी बिल्कुल, वो सारे तमाम अफराद माजूर ही हैं कि माजूर बच्चे और बड़े उसमें शामिल हैं। उन्हें माजूर नहीं कहेंगे, वो एक डिफरेंटली एबल बच्चे स्पेशल हम कहते हैं। हाँ, लेकिन लोगों को हमें जो है ना बताना पड़ता है क्योंकि जब स्पेशल कहते हैं तो वो कहते हैं जी कौन स्पेशल, तो हम अब लोगों को आगाही दे रहे होते हैं कि माजूर नहीं। वैसे एक चीज़ मैं ऐड यहाँ कर दूँ कि आपके इस प्रोग्राम की वजह से माशाल्लाह आज 7वां प्रोग्राम है और आइंदा भी होता रहेगा, तो इससे इतनी आगाही हुई है कि लोग जो हैं वो अब कांटेक्ट कर रहे हैं। जो हम कहते थे पहले कि भाई 10-10 साल वो बच्चों को घरों में रखते थे, अब वो घरों में नहीं रख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्रोग्राम के तवज्जुह से वो कॉल करते हैं, मिलते हैं, सेंटर्स पे आते हैं। जैसे ये एक कंसेप्ट जो एक ये था कि जी गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं करती, तो हम गवर्नमेंट के नुमाइंदे मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, फैक्ट्स फिगर्स भी मौजूद हैं। आई पर्सनली जो है वो मैं उसमें रहता हूँ और देखता भी हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। तो फरहान साहब, ये जितनी भी जो बच्चे सीखते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, तो इसके बाद इन्हें जॉब पर आप लगाते हैं, तो कितने बच्चे जॉब पर अब तक आपने लगाया? रिसेंटली कितने बच्चे जॉब पर हैं और उन्हें क्या उनके एमॉल्यूमेंट्स जो हैं वो कितने हैं, कितने उन्हें पैसे मिल जाते हैं, ताकि वो अपना देखिए मेन मकसद तो यही है कि इन बच्चों को काबिल बनाना है। ये किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, उस सूरत में नहीं फैलाएंगे जब इन्हें इनकम हो। एक सवाल और बनता है कि वो कितने काबिल हो जाते हैं, ये फिर उनको जो जॉब्स हैं क्या उनको उनके म्यार के मुताबिक या इसके मुताबिक मिलती है कि उनकी जो एबिलिटी है वो, क्योंकि आप सिखाते हैं इलेक्ट्रिकल, बाद में वो किसी उसमें जाते हैं तो मालूम है वो कोई और शोबा इख्तियार कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पे काम ही नहीं करते, तो ऐसा भी है कुछ या नहीं? जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। जाहिर है वो तो हमारे नॉर्मल माशरे में भी इसी तरह से सिस्टम है कि एक डॉक्टर है, वो पढ़े तो डॉक्टर लेकिन वो डॉक्टरी का काम नहीं कर रहे, वो अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसी तरह से बच्चे भी जाहिर से पता है ट्रेड से सीख कर जाते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ नौयत के काम भी कर रहे होते हैं, जिसमें हमारी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी शामिल हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ भी शामिल हैं, जिसमें हमारी शॉप्स भी शामिल हैं, कंप्यूटर हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप्स हैं, वहाँ पर भी बच्चे जॉब्स कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो जैसा उनके लिए जो मौक़े उनके लिए मौसर होते हैं उसी हिसाब से उनको कितने काबिल हो जाते हैं। जिस तरह अगर हम देखें, ये तो स्पेशल लोग हैं ना, आम लोगों में भी कुछ एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं, तो इनमें जो है क्या इतनी कैपेबिलिटी या एबिलिटी इतनी होती है कि वो जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं अपने काम में?
देखें इसमें जो सीखने के बाद मतलब जी उसकी जी बात बिल्कुल कर रहे हैं, हाँ। जितने हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं और फिजिकल एंड बच्चे हैं और ब्लाइंड बच्चे हैं, मैं कहता हूँ उनमें हमसे ज़्यादा सलाहियत होती है, जी। उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छा जहन होता है, तो वो काबिलियत ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल, कि उनके अंदर हमसे ज़्यादा काबिलियत होती है, तो जाहिर सी बात है वो उसको बहुत अच्छी तरह से पिक कर लेते हैं और उसके अंदर वो अपनी गवर्नमेंट सर्विस में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इस वक्त भी, और प्राइवेट सेक्टर्स में भी दे रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज़ उनको जाहिर सी बात है कि जो भी मौके होते हैं, जिस टाइप की जॉब्स होती है, वही हमें वो रेफर्स करते हैं NGOs के थ्रू, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, जहाँ से भी हमें जो भी मौके मिलते हैं हम उनको वहाँ पे एडजस्ट कराते हैं। तो फिर ये क्यों होता है? एक चीज़ होती है ना, 90% लोग कहते हैं कि जी हमें डोनेशन मिलना चाहिए। जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर सब ये काम कर रहे हैं तो इसमें कहाँ फुकदान कहाँ है? हमारी कम्युनिकेशन गैप है, हम बता नहीं पा रहे हैं, या पेरेंट्स का कोऑपरेशन नहीं है? क्या वजह है कि 90% लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें कोई इमदाद मिल जाए। हम उनसे कहते हैं कि नहीं जी काम करें, वो कहते हैं नहीं जी इमदाद के लिए कोई डॉक्टर साहब मसला हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी जाहिर है, हम वही एक हमारे यहाँ एक अलमिया है कि लोग जो है वो कुछ करना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि हमें बस बैठे बिठाए जो है ना कोई भी इमदाद कहीं से भी मिल जाए। तो हमारा मकसद यही है, हमारे डिपार्टमेंट का मकसद यही है कि हमने उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपना इंडिपेंडेंटली अपना रोजगार इनेबल हो जाए। जी तो अच्छा, जब आप जॉब दिलाते हैं और जॉब दिलाने के बाद उनको फॉलोअप भी करते हैं, या बस जॉब दिला दिए आपका मसला ख़त्म हो गया, अब वो जाने और डिपार्टमेंट जाने के जहाँ वो जॉब कर रहे हैं? नहीं, हमारा उनसे ताल्लुक़ कभी ख़त्म नहीं होता। हम हमेशा उनको फॉलोअप में रखते हैं और वो हमारे फॉलोअप में रहते हैं, और हमें उनकी सारी प्रोग्रेस पता होती है कि वो किस फैक्ट्री में कितनी तादाद में काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं और वहाँ पे क्या मसले मसाइल चल रहे हैं और कितनी उनको सैलरी दी जा रही है। माँ बाप कितने कोऑपरेटिव होते हैं, और कितनी जो सैलरी की आपने बात की, अप्रॉक्सीमेटली कितनी सैलरी एक जो बच्चा आपके ट्रेड से पास आउट करके निकलता है, या काम से पास आउट अगर उसे ना भी कहें तो कम से कम काम सीख कर अगर वो निकलता है तो उसे कितने पैसे मिल जाएंगे कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार ले? देखिए, वो डिपेंड करती है कि बच्चे की सलाहियत पे और उसको किस जॉब पे आपने रखा है। तो एक मिनिमम जो उसका रेशो है वो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 40,000 से लेके 20,000 तक 25,000 तक बच्चा अर्न करता है आराम से। 25 to 40,000 जी जी, एज पर एबिलिटी उसकी कितना उसने सीखा है, कितना काम कर सकता है। अच्छा, आपके और RCMHCs हैं, RCPH भी है कराची के हवाले से, तो वहाँ पर क्योंकि ये तो आप जहाँ हैं वो तो गुलिस्तानी जौहर में है, एक मेन सेंटर है, उसके अलावा भी आपने बताया 10 सेंटर आपके मौजूद हैं, तो उन 10 सेंटर्स में क्या कारकर्दगी है? वहाँ के लोग भी उसी तरीके से सिखा रहे हैं? देखें, ये जो RCMHC सेंटर्स और ये हैं, ये 2018 में एक हमारा डिसेबिलिटी बिल पास हुआ था, जिसके तहत ये इदारे हमारे पास आ गए। जाहिर है ये उससे पहले सोशल वेलफेयर के अंडर में काम कर रहे थे, अब ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे RT साहब उन इदारों को भी हमारे इदारों की तरह रोल मॉडल बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, उनको अपग्रेडेशन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे कुछ सहूलतों की कमी की वजह से, कुछ स्टाफ की शॉर्ट की कमी की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से वो इदारे जो है थोड़े से सोशल वेलफेयर के अंडर में काम कर रहे थे, अब वो हमारे अंडर में आ गए। तो अब हम वहाँ अपनी तर्ज पे हम उनको तालीम भी दे रहे हैं और अपनी तर्ज पे हम उनको ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। अच्छा, इसके ट्रेनिंग सेशंस उनके सेक्टर्स के भी और दूसरे लोगों के पेरेंट्स आपके साथ कितना कोऑपरेटिव हैं? पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, कि पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव हैं कि वो अपने प्री वोकेशनल में और वोकेशनल में उनकी परमानेंटली काउंसलिंग चलती रहती है स्कूल स्टाफ के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, सोशल केयर वर्कर्स के साथ। उनकी मंथली मीटिंग्स होती हैं, कि मंथली उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनकी काउंसलिंग्स होती हैं। अच्छा, दूसरे जो शोबाजात हैं आपके, आप तो सीनियर इंस्ट्रक्टर्स हैं, दूसरे जो शोबाजात हैं उनमें कितना आउटपुट है? आप कोई कंपटीशन कराते हैं? जैसे आपने 15 बच्चे आपने बताया कि एक बैच में आपने रख लिए, एक ट्रेड में रख लिए, तो आपके 10 सेंटर हैं तो तकरीबन 150 बच्चे हैं, तो उनमें कोई मंथली कंपटीशन या
क्वार्टरली कोई कंपटीशन उसका वो रखते हैं कि मालूम हो कि बच्चे कितना उसमें सीख सके हैं, या क्या चीज़ें हैं? कंपटीशंस तो क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया यानी कंपटीशन वो नहीं कि भाई कोई आप उसको हमारे जो भी बाकायदा उस पर करें, मगर एक हेल्दी एक्सरसाइज के तौर पर कि भाई पता चल जाए कि कितने बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने भी स्पेशल एजुकेशंस के प्रोग्राम्स होते हैं, आप देखते होंगे अक्सर 3 दिसंबर के, दूसरे इवेंट्स के, मिलादुन्नबी के, और अक्सर जो है इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्पेशल एजुकेशन के स्पेशली कराए जाते हैं बच्चों की अवेयरनेस के लिए और पब्लिक अवेयरनेस के लिए। उसमें वो बच्चे अपने स्टॉल्स लगाते हैं, उसमें अपनी बनाई हुई चीज़ें शो करते हैं और बाकायदा उन्हें सेल भी करते हैं। अच्छा। जी जी सवाल हो गया जी, ओके जी। अब हम हमें डॉक्टर साहबा की तरफ आते हैं, उन्हीं से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, आप पूछेगा, सवाल कीजिएगा। आप होमियो डॉक्टर हैं? जी सर। ठीक है। होम्योपैथिक में इन बच्चों का क्या इलाज है? होम्योपैथिक में इनके हर तरीके के इलाज मौजूद हैं, चूँकि हर चीज़ के इलाज इसमें मौजूद है। जैसे सीपी बच्चे हैं सीपी या बच्चे, तमाम चीज़ों के इलाज मौजूद हैं। अल्टरनेट मेडिसिन जो हैं, जिस तरह एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, या दूसरे और प्रोसेस हैं, लाइट क्योरिंग थेरेपी है, तो उसमें ये बच्चे बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हर उम्र में यानी हर शोबे में एक उम्र की कैद होती है। एक वाहिद मेकअप ऐसा शोबा है जिसमें उम्र की कैद नहीं होती, वो किसी वक्त भी आदमी कर सकता है और चीज़ें। तो ये बच्चे जो हैं, इनमें स्किन के हवाले से क्या प्रॉब्लम आती है? स्किन के हवाले से चूँकि इनमें ये प्रॉब्लम आती है कि ऐसे बच्चों को पैम्पर में रखा जाता है तो वो सबसे पहले रैशेस का शिकार हो जाते हैं। और जब आम बच्चों में आता है कि वो लोग वालिदैन फॉलो करते हैं लेकिन इनको फॉलो नहीं करते। तो जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, तो आप अपने सेंटर्स पे ये सब चीज़ों को चेक करते हैं? जी सर। कि भाई जी बिल्कुल करते हैं, एक एक चीज़ को मॉनिटर करते हैं। उनके पेरेंट्स से कितनी कम्युनिकेशन है आपकी, या पेरेंट्स उसमें कितना कोऑपरेट करते हैं? अब तो पेरेंट्स कोऑपरेट कर रहे हैं। जब शुरू में हम लोग आए थे तो बिल्कुल नहीं करते थे। अब तो उनके अंदर ये प्रोग्राम देखने के बाद अवेयरनेस आ रही है, और वैसे भी हम लोगों को बताते भी हैं कि आप इनको किस तरह रखा जाए, इनके साथ किस तरह के बिहेवियर रखा जाए, ताकि ये आम शहरी तो नहीं बन सकते लेकिन उनमें काफ़ी हद तक के 80% बेहतर हो जाते हैं। तो मेकअप तो एक महंगा शोबा है, कॉस्टली शोबा है, तो उसमें ये इन बच्चों को आप मुफ्त ये मेकअप सिखा रही हैं, तो इससे क्या फ़ायदा? वो बच्चे कहाँ ये मैंने इसलिए इनको इस तरह से कहना चुका है, लड़कियां हैं ये, चूँकि इतनी हमारी और आपकी तरह एक्टिव और इस तरह तो नहीं होती, जो लोगों को ज़्यादा हम लोग जिस तरह फेस करते हैं ये नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इनको ये ट्रेनिंग देनी शुरू की ब्यूटिशियन की, ताकि ये घर बैठे अपनी रोज़ी कमा सकें। अच्छा, मैं सबसे ये बताइएगा डॉक्टर कुछा कि कितने अरसे में, जैसे मैंने फरहान साहब से भी पूछा कि ये कितने अरसे में सीख लेते हैं या पास आउट कर लेते हैं, या आपका कोर्स जो है वो कितने अरसे तक? कोर्स तो 4 मंथ का होता है, लेकिन इनको जो है ना 1 साल लग जाता है। इनको 1 साल लग जाता है। तो अब तक कितने लोग जो हैं वो आपके जो बच्चे हैं, बच्चियां जो हैं ख़ास तौर पर, वो इसको सीख सकें? अभी जो मेरे पास लड़कियां हैं वो 10 लड़कियां हैं जो मेरे ज़ेरे ट्रेनिंग है, और उससे पहले मैंने 6 लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। अच्छा। तो ये अर्न कर लेते हैं, जाहिर है एक वो है ना कि छोटी सी चीज़ें भी अगर वो करते हैं और ये सीख लेते हैं। हमारा भी मेन आपका सबका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इन लोगों को, इन बच्चों को जो है वो इनेबल बनाया जाए, डिसेबल टू इनेबल जो हमारा स्लोगन है, उसी के तहत। तो कितना ये जैसी मेहंदी है या छोटी छोटी चीज़ें हैं, आईब्रो बनाते हैं, तो इससे इतनी इनकम इन बच्चों को हो जाएगी कि ये घर बैठकर वो तमाम चीज़ों को? बिल्कुल हो जाएगी जी सर।
तो कितने बच्चे कर रहे हैं अब तक? कर रहे हैं सर, 6 लड़कियां हैं जो बढ़िया एक्सपर्ट हैं, उनके पालन घर बैठे बहुत अच्छा वो बिजनेस कर रही हैं सर, इसमें अपनी वो फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं। फरहान साहब, आपके यहाँ भी कोई ऐसा सिलसिला उस पे है? ब्यूटिशियंस के हवाले से? ब्यूटिशियन के हवाले से, कुकिंग के हवाले से? जी बिल्कुल, कुकिंग की क्लासेस हैं, कुकिंग क्लासेस हैं हमारे यहाँ, और एम्ब्रॉयडरी है, हैंडीक्राफ्ट है गर्ल्स के लिए, और ब्यूटिशियंस भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें अपग्रेडेशन में भी हैं जो कि इन फ्यूचर्स में हमें अप्लाई करनी है। जहाँ जहाँ पर जिन सेंटरों में जिस चीज़ की कमी है उसे हमने पूरा करना है इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कितनी और बेहतरी आ सकती है? कहाँ कहाँ कमी है? मेन चीज़ तो ये है कि हम तो सब चीज़ें कर रहे हैं, मगर इसमें कहाँ कहाँ गैप हैं, मज़ीद हम कितना इसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, ये तो एक जाहिर सी बात है कि अनलिमिटेड आप कह सकते हैं, कोई भी काम है उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये तो एक हमारी एक थिंकिंग होती है कि हम हमेशा नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं, हम कभी पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखते। जो चीज़ हो रही होती है हम उन्हें डिनाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें हो रही हैं और जो चीज़ मेट्रो इस हवाले से, मेट्रो वन न्यूज़ जो है वो इस हवाले से तो एक क्रेडिबिलिटी रखता है कि उसने इन तमाम पॉजिटिव चीज़ों को देखा और उसके तहत जो है वो एक प्रोग्राम तरतीब दिया। जी बिल्कुल, इसके पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी और मेट्रो वन न्यूज़ जो है वो तो इन चीज़ों को पॉजिटिव ही देख रहा है, और लोग देखते हैं। आगाही का असर थोड़ा सा। I would like to pay my honorable minister and our honorable secretary साहब and our RD regional director साहब के जो कि माज़ूर अफराद की तालीम और फ़नी तरबियत के ऊपर उनके ज़रिए उनकी रोज़गार की फराहमी में बहुत हद तक स्पेशल एफ़र्ट्स कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनको माशरे में इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपने लिए बेहतर से बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। हाँ जी, मैं भी तकरीबन 8-10 साल से वाबस्ता हूँ सारी चीज़ों से, और ख़ास तौर पर मैंने मिनिस्टर साहब को, आपके सेक्रेटरी साहब को स्पेशली, RD साहब, ये तमाम वो अफराद हैं जिन्होंने जो अनथक मेहनत की भी और अब भी कर रहे हैं, और इसकी फलाह और बहबूद के लिए जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि एक कंसेप्ट ये है ना कि गवर्नमेंट काम नहीं करती, ऐसा नहीं है। मैंने खुद देखा है कि काम करते हैं। कहीं कहीं देखें, हर आदमी परफेक्ट तो नहीं हो सकता। हर जगह आप चाहें कि जी 100% आप वही रिजल्ट ले लें जो दूसरी जगह से मिल रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। और जी अभी हम जाएंगे ब्रेक की जाने में, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, कहीं ना जाइएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी के बारे से बात हो रही है। एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, मैं उनका तारुफ करवा दूँ। नाहिद परवीन साहिबा हैं और ये एज ए वॉलंटियर ही काम कर रही हैं पेशेंट्स केयर रिहैब वेलफेयर सोसाइटी में, और डॉक्टर अनवर जो है वो उनसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी डॉक्टर अनवर। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल मैं ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं आपका और मेट्रो वन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बुलाया। जी। आप पोलियो वैक्सीनेटर थी जी, तो उस दौरान आपको डिसेबल बच्चे नज़र आए? जी सर, बहुत। तो नज़र आए तो उसके लिए क्या किया आपने? पहले तो मैं सोचती थी, पहले मैं पोलियो वर्कर थी, तो मैं यही सोचती थी अल्लाह 2 कत्ते पोलियो को पिलाना है और माजूरी ख़त्म करना है। पहले तो ये सिलसिला था, लेकिन जब आप हमारे सेंटर में आए और आपने माजूरी के बारे में बताया, स्पेशल बच्चों के बारे में, तो फिर मैं सोचने लगी कि क्यों ना इन पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि इन बच्चों का इलाज किया जाए। जब हम इलाज करेंगे तो बच्चे सही होंगे। तो मैं फिर उन साथ साथ सारे उसको पेरेंट्स को मोटिवेट मैंने किया। मैंने बताया कि भाई आपके बच्चे ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर अनवर हैं हमारे औरंगी टाउन में, नासिर हेल्थ क्लिनिक में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, आप वहाँ पे लेके चले, इनकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो कितनी मुश्किलात दरपेश आई आपको माँ बाप को कन्वेंस करने में? क्योंकि ये तो ज़ाहिर है बच्चे बड़े भी हैं, इनमें कुछ 10 साल के हैं, कुछ 12 साल के, कुछ 15 साल के, तो आपको कितनी मुश्किलात दरपेश आई माँ बाप को कन्वेंस करने में कि भाई आप सेंटर पे लेकर आएँ और इनकी जो रिहैबिलिटेशन है और जो ट्रीटमेंट है थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर कंसल्टेंट्स वो करवाएं? मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जाहिर सी बात है।
पेरेंट को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। और जहाँ पे जिस जगह पे मैं लोगों को बता रही थी, अवेयरनेस दे रही होती हूँ, वहाँ पे ये मसला सबसे ज़्यादा है कि लोग रेंट पे रहते हैं, बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। पहले जो इलाज करवा रहे थे वही कहते थे कि भाई इतने पैसे लग जाते हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए वो बच्चों को घर में ही रखते हैं। जब मैंने बताया कि भाई आप हमारे सेंटर आएँ, आप एक विज़िट करें, आप खुद समझ जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज सारी चीज़ें होंगी। फिर वो आए पेरेंट्स हमारे घर बच्चों को लेकर, उन्होंने देखा, फिर उसके बाद वो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। नहीं, आपने एक वो जो है वजह बताई कि भाई वो इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं होते कि वो अपना इलाज भी कर सकते। दूसरी ये कि चलें वहाँ से वो है तो उनको कन्वेंस प्रॉब्लम कितनी होती है कि भाई वो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतना दूर है तो कन्वेंस के लिए बहुत मसला होता है, वो नहीं जा सकते। फिर जब मैंने करीब का बताया तो अब वो आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बच्चे आ रहे हैं। कितने बच्चे आपके सेंटर में, जो औरंगी वाला सेंटर है उसमें कितने बच्चे होंगे आप? औरंगी सेंटर में तो हमारे 100 से ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे सही होकर गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनको मैं ट्रीट करती हूँ उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। आपने देखा होगा एक बच्चा यहाँ पर आया था, खुजामा तारिक, मैं आपसे मुखातिब हूँ। जी जी, आपने देखा होगा ना, एक बच्चा आया था खुजामा तारिक, जिसकी मैं स्पीच थेरेपी देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो आपने दी थी? जी जी, और अभी भी दे रही हूँ। जी जी जी, देखें बहुत जल्दी माशाल्लाह, वो तो अपने आप को, उसकी मदर ने तो कहा था ना, तो इस तरह था बच्चा कि मत पूछें आप। हाँ, उसने नाच भी यहाँ पढ़ी और जी जी, तकरीब। अच्छा, उसमें देखें, इसमें एक्चुअली मसला ये है कि आप जितना उन्हें रिहेबिलिटेट करें, अगर आप मेडिसिन पे ही खाली रखेंगे तो वो इसमें इतनी कारगर। सवालात पूरे हो गए थे? नहीं, इसमें क्योंकि फिर वो वक्त खत्म हो जाएगा ना, फिर आप कहेंगे सवालात पूरे नहीं हुए, तो आप सवालात अपने पहले पूरे करें। अच्छा, वो डॉक्टर अफशान ये बताइए कि आप इस डिसेबिलिटी की तरफ जो आई, ये बच्चों के लिए आई, तो इसकी कोई खास वजह आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ? जी सर, मेरे साथ हुआ ये था कि जहाँ मेरी शादी हुई तो मेरे जो सबसे छोटे देवर थे वो डिसेबल थे, वो सही थे, फिर वो अचानक उनको फिट्स पड़ा और वो बिस्तर पे चले गए, जिसमें उनकी मेमोरी और आँखों की रोशनी चली गई और वो बिस्तर पे चले गए। तो वो 5 साल जो थे वो बिल्कुल मुझे उनको बच्चों की तरह ट्रीटमेंट करना पड़ा, क्योंकि मेरी सास ससुर थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, और मेरी नन खुद वो सिविल हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन डॉक्टर हैं, और उन्होंने मेरे साथ और मैंने उनके साथ मिलके, हम दोनों ने मिलके उसकी जिसने वो किया। तो एहसास है आप गए उस 5 साल मैंने वो उनको बिस्तर में जिस तरीके से खिलाना पिलाना, आपको वो होती हैं जब ये यहाँ पर वो नहीं था और सारी चीजें, तो आपको तो दूर जाना पड़ता होगा? जी सर, बहुत दूर जाना पड़ता था हमें। तो उसमें कोई मुश्किलात आई? बहुत मुश्किलात पेश आई थी, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे पेशेंट को लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हकीकत में ये आम बच्चों की तरह सफ़र तो नहीं कर पाते, तो इनके लिए कन्वेंस का इंतज़ाम करना, आरामदाह सीट का इंतज़ाम करना, इस तरीके से हमने बहुत मुश्किलात उठाई। तब मैंने आप जब वहाँ पर आए कंसल्टेंट क्लिनिक में, मैंने आपको वहाँ देखा, तो फिर मैं इसलिए आपके साथ मैंने ज्वाइन किया। मुझे एहसास था कि ये कितने प्रॉब्लम में ये बच्चे होते हैं। बेसिकली उस सेंटर को बनाने का मकसद ही ये था कि इससे पहले मैं उन्हें अंकल सरिया या हमारे जो RCMHCs हैं वहाँ हम उन्हें कॉल कर लेते थे, वहाँ बुलाते थे। अब वहाँ पर होता ये था कि कन्वेंस इतना लग जाता था, ठीक है, चार्जेस कोई नहीं होते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर ये कि वो कन्वेंस में उनके 1500 रुपये लग जाते थे, जिसकी वजह, और फिर ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, ये रेगुलर प्रोसेस है और टाइम लगता है। तो उसमें ये होता था कि अब वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं, फिर मेडिकेशंस हैं, उसके लिए क्या सिलसिला रहेगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने मैडम सुल्ताना से बात की कि भाई आप हमें जगह प्रोवाइड कर दें, और उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, उन्होंने तमाम चीज़ें हमें प्रोवाइड की डॉक्टर सुल्ताना ने, और उनके और डॉक्टर अनवर के जज्बे को देख के मुझ में भी वही जज्बा पैदा होता है कि मैं इसी तरह काम करती रहूँ और इन बच्चों के लिए। तो अब कितने माँ बाप जो हैं, जो हम अक्सर कहते हैं कि जी देखें, बगैर पेरेंट्स कोऑपरेशन के कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह
इससे पहले हमारे साथ फरहान साहब मौजूद थे, तो उनसे भी हमने यही बात की कि देखिए ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये सब मिलकर करेंगे। ये प्रोग्राम भी पेशेंट्स केयर का प्रोग्राम नहीं है जो हम बार बार कह रहे हैं, ये तमाम उन NGOs का प्रोग्राम है, तमाम उन अफराद का प्रोग्राम है जो इन बच्चों के लिए, इन बड़ों के लिए, इन अफराद के लिए काम कर रहे हैं, तमाम उन पेरेंट्स का प्रोग्राम है। ये सब इसमें हिस्सा लें, आएँ, अपने मसाइल बताएं, करें कि भाई किस किस चीज़ों को हम कितना बेहतर कर सकते हैं, उनके साथ क्या मसाइल हैं। तो आप पेरेंट्स से काउंसलिंग करती हैं कि भाई उनके बिल्कुल करते हैं उनको, उनके साथ बहुत सारे, अगर वो रेंट पे रहते हैं तो एक तो इस जगह से इस जगह उनको जाना पड़ता है, और फिर ऐसे पेशेंट को लाना, रिक्शे में डाल के लाना, तो उसके लिए भी हमने गाड़ी के लिए भी वो किया कि ये लाएं। और वालिदैन में ये अवेयरनेस, ये प्रोग्राम देखने के बाद भी मजीद और काउंसलिंग भी करते हैं, किसी चीज़ को भी हम वो नहीं छोड़ते कि ताकि ये बच्चे रह ना जाएं, हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं। मिस नाहिद, आप क्या समझती हैं कि इन वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं, और क्या कितनी बेहतरी इनके उसमें आ सकती है मज़ीद जो हम कर रहे हैं? देखें, हम कर रहे हैं तो हम ज़ाहिर यही कहेंगे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर जो देखने वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो और लोग हैं, वो हमें इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई इसमें ये खामियां अभी रह गई हैं। जी जी बिल्कुल, मैं पेरेंट्स को यही अवेयरनेस देना चाहूँगी कि खुदारा आप अपने बच्चों को बाहर निकालें, घरों में ना और घरों में ना रखें। हमारा मेन मकसद है इन बच्चों को सही करना, रिहेबिलिटी करना। अब तो एक वो हो गया ना, अब तो एक इदारा, हमारा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, ठीक है। और प्लस ये कि औरंगी टाउन में करीब मिल गया, पहले आपको ये शिकायत होती थी मुझे दूर जाना पड़ता है, इसकी वजह से अब जब करीब आ गया है तो आप हमारे पेशेंट केयर वेलफेयर सोसाइटी में आए। नहीं, खाली औरंगी टाउन के ही हवाले से नहीं, हमारे जैसे है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज, हम उनसे कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो हमारे कराची में 10 सेंटर हैं, 10 सेंटर्स में जो इस टेलीविजन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी हैं वो लोग, वो आएँ, इनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स भी बनवाएं, बिल्कुल देखें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें, और इन्हें खाली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से बनवाने से कुछ नहीं होगा, इनको रिहेबिलिटेट कराएं। सबसे अहम बात हाँ। ये। एक कॉलर है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। हाँ, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। स्टेज पे भी देख के खुशी हुई, कल तक आप गेस्ट होती थी, आज आप मेहमान, आज आप जो हैं वो मेजबान बनी हुई हैं। हाँ, आज हम जो हैं वो बैठे हुए हैं, और आज अनवर साहब हैं वो आज भी मेजबान हैं, क्योंकि उनको शिकायत होती है कि हम पॉइंट्स अपने पूरे नहीं बोल पाते हैं। तो आज मैंने कहा चले अनवर साहब, आज आप अपने सारे अपने पॉइंटर्स जो है वो आप मुकम्मल कीजिएगा। जी अस्मा, क्या कहेंगी आप? अच्छा, मैं ये बात कह रही थी कि आपका मौजू रिहेबिलिटेशन के लिहाज से है, तो सॉरी मेरी लाइन गई थी, तो मैंने अभी टीवी खोला है, तो क्या ये इस लिहाज से कि जो लोग चर्च वगैरह पी रहे होते हैं उनका ये लोग इलाज भी करते हैं? जी जी, इलाज भी होता है, और अनवर साहब आपको जो सही आगाही देंगे। हाँ, ये जो एडिक्टेड जो लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, कुछ अब हमारी बदकिस्मती है कि इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए हैं जो नहीं होना चाहिए था, मगर ये वो डिसेबल नहीं होते, वो एडिक्ट होते हैं, नशे के आदी होते हैं, तो उनका इलाज तो होता है, साइकेट्रिस्ट करता है उनका इलाज, और उसके लिए इदारे दूसरे नहीं, हमारे इदारे में, लेकिन इसके इदारे बने हुए हैं। हाँ, इदारे बने हुए हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देखें, हमें तो रिहेबिलिटेट करना है ना, वो भी एक तरह की रिहेबिलिटेशन है। उनको अगर आप राय रास पे लेकर आए और सारी चीजें करते हैं, इदारे अलग हैं, मगर हम उनके लिए कोऑपरेट कर सकते हैं। अगर माजूर लोगों का जो इदारा है, लेकिन ये कि जो भी अगर नशे में कोई है या कोई ऐसी बात है, धीरे जो टॉक्सिकेशंस में आ जाते हैं, तो फिर ये कि उनके लिए रिहैब इदारे, वो भी रिहैब इदारे होते हैं, लेकिन वो अलग इदारे हैं। और उसके हवाले से फिर ये कि आप अगर गूगल सर्च भी करेंगे तो उसमें भी आपको जो है वो ज़रूर कोई अच्छा इदारा जो मिल जाएगा, और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। मैंने कई शोज इस हवाले से भी किए हुए हैं, और बहुत अच्छा काम हो रहा है, और बहुत अच्छा जो है वो ट्रीट भी करते हैं। लेकिन फिर भी हम इसमें भी यही बात कहेंगे अस्मा कि अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को आप बिल्कुल छोड़ ना दें, कि उन्होंने कहा है कि हम अपने पास इनको जो है इलाज के लिए लेकर जाएंगे, तो आपने कंप्लीटली उनको उन्हीं के ऊपर नहीं मुनहसर करना। आपका अपना भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है कि आप उनके साथ साथ कैसे घर वाले जो हैं वो कैसे राब्ता रखें, और उनके साथ कैसे वो जो है ट्रीट करें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी 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 अस्मा कहिएगा कुछ। हाँ जी, एक्चुअली मेरे बीच में लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने दोबारा से कनेक्ट की है लाइन। ओह अच्छा, जी जी जी। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि देखिए जितने भी इस तरह के लोग होते हैं वो आने को किसी तरीके से भी एग्री नहीं होते। आप चाहे कितना भी उन्हें राजी करें ना, वो कहते हैं हम ऐसा करते ही नहीं। नहीं ऐसा ये एक पूरा एक वो होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो वहां से फिर घर पर भी, जितना मैंने देखा हुआ है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने शोज किए हैं, इंशाल्लाह इस पर भी आपने बड़ा अच्छा ये रेस किया पॉइंट। आज तो हम जो है माजूर लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं, बट श्योरली मेरी टीम ने भी सुन लिया होगा कि इस हवाले से भी हम जरूर कोई शो करें, तो हम इसके ऊपर भी जरूर कोई शो कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस्मा। छोटी सी आगाही में ये दे दूं कि आप सेंटर में जरूर कॉल करें, और वहां से फिर जो है ना जिनको भी जरूरत है, आपके किसी भी इर्द गिर्द कोई फ्रेंड्स को होगी, किसी को भी होगी जरूरत, तो वहां से आप जो है ना इदारे से मालूम करें। कई इदारे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो घर पर भी भेजते हैं, जो उनके जो साइकोथेरेपी भी करते हैं, उसके बाद फिर ये कि उनको आमादा करते हैं जाने के लिए। और इसमें वही मैंने कहा कि फैमिली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। आप ज़रूर आगाही लें, तो फिर ये है कि आप डॉक्टर्स को भी इंशाल्लाह मदू करेंगे अपने शो में, ताकि ये है कि वो आपको भी, जो लोग जो है इस वक्त देख रहे हैं, उनको जो है वो गाइडलाइन दे सके और गाइडेंस उनको दें। जी जी, ये इन्हीं कॉलर की रेफरेंस से मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें पेरेंट्स का, जैसा आपने बताया, कि बहुत किरदार है, और हम अपने शो में भी साइकोलॉजिस्ट भी लेकर आते हैं, आई भी हैं हमारे पास, और साइकेट्रिस्ट भी हम उन्हें मदू कर रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जाहिर एक प्रोग्राम में इतने लोग एक साथ तो नहीं आ सकते। बहुत अच्छे थे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जो चीज़ें हैं, बहरहाल आपकी अपनी मेहनत है और आपका अपना एक विजन है, आपकी एक रिसर्च है, तो उस लिहाज से कोई वो नहीं है कि नहीं जी ये चीज़ें नहीं हो सकती। और आगाही जो है ना, मेन चीज़ जो हम इस प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं, आगाही दे रहे हैं। अब जो लोग आते हैं हमारे पास, हम उनको मुख्तलिफ सेंटर्स पे, जैसे मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, अंकल सरिया हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे 27 कंसल्टेंट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को देख रहे हैं। अब ये मोहतरमा जो हैं, अगर ये कांटेक्ट करना चाहें तो हम इन्हें गाइडलाइन दे सकते हैं कि भाई इस तरीके से वो कर लें। अगर ये नॉन अफोर्डिंग है तो हम उसको, वो कोई उसमें वो मसला नहीं है, ये नहीं पर्टिकुलर है कि भाई डिसेबल होना जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट वगैरह से तो जी साइकोलॉजिस्ट तो हमारे यहाँ वो आई भी थी, हाँ, डॉक्टर राहिला खातून हमारे प्रोग्राम में भी आई थी, तो वो उस वक्त इत्तेफाक से इनकी कॉल नहीं आई, वरना वो उसका जवाब दे देती कि भाई कितने बेहतर तरीके से वो हो सकता है। तो बेस चीज़ यही है कि कितने आप चाहेंगी कि माँ बाप को आप दोनों थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ख्याल प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है, जी जी, तो क्या आप माँ बाप को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी हर माँ बाप को कि वो अपने बच्चों को इलाज की तरफ ज़रूर लेकर आएँ। आपके बच्चे सही हो सकते हैं, इनेबल हो सकते हैं, तो खुदारा आप घर में ना रखें, इन्हें बाहर निकालें, ट्रीटमेंट करवाएं। नहीं, ये तो वो है कि जो बच्चे खुदा न खास्ता डिसेबल हो गए, वो माएँ जो मे बी के जो बच्चे आने वाले हैं, पैदाइश जिनकी है, तो उन माँओं से रिक्वेस्ट ये है कि वो अपने सेंटर में एक तो प्रॉपर डॉक्टर को विज़िट करें, प्रॉपर मैटरनिटी होम्स में जाएं, और वहाँ से वो डाटा आफ्टर डिलीवरी जो है वो कंप्लीट वो जरूर फिल करवाएं, वो जरूर फिल करवाएं, क्योंकि अर्ली एज पे पता चल जाता है 3 मंथ में कि क्या वाकई आपका बेबी डिसेबल है या नहीं है, तो ये लाजमी करवाना है, ये जरूरी है। जी, तो ये सारी बात है, जब तक चेकअप होगा नहीं इस बात का पता भी नहीं चल सकता कि कौन सी डिसेबिलिटी है, क्योंकि अक्सर जो है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अगर वो कान का मसला होता है तो बच्चा बोल भी नहीं सकता, तो वो जो आप बच्चे वालिदैन ये समझ रहे होते हैं कि वो शायद बोल नहीं सकता, तो ये बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जिसका जो है मसला मसाइल जो है वो आते हैं। दिखाएं जरूर, कांटेक्ट करें, एक से नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे आदमी से। अक्सर ये होता है ना कि फैमिली में रह रहे हैं तो कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं, अभी नहीं बोल रहा, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं। इदारे से ही कांटेक्ट कर लें, हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये कि वो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो कहाँ पे जाएं, फिर उनका यही कहना है ना। यही अक्सर हमारे पास जो लोग आते हैं, पेशेंट्स जो आ रहे हैं, वो यही कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं भाई 10 साल आप करते क्या रहे? कहने लगे डॉक्टर साहब कहीं जगह ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं चला, प्रॉपर वे में गाइडलाइन नहीं मिली, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी यही है, देखें, अब आप ब्लेम सारा कर दें कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े, वहाँ रश बहुत होता है, वो इंडिविजुअली
जी नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है मुस्कुराती सुबह में। और अब जो हमारे साथ गेस्ट हैं, बहुत ही मजेदार सेगमेंट है, जबरदस्त है, हमारी खवातीन का बड़ा फेवरेट सेगमेंट। जहाँ हम कहते हैं कि वेडिंग एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री को हमें बूस्ट देना है। और बूस्ट कैसे देंगे कि हम मेहमानों को बुलाएंगे और इस हवाले से जो वो काम कर रहे हैं वो भी हम बात करेंगे। तो आज जो हमारे साथ मेहमान है, सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाऊंगी फातिमा आलमगीर का, फिजा ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटर से इनका जो है ताल्लुक है। और वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक है फिजा? सॉरी फातिमा, तो फिजा छा गया ना। फिजा मॉडल है, फिजा मॉडल भी है और फिजा आपके जो है वो सैलून का, फिजा ही सैलून का नाम है ना, सही मैंने लिया ना इसका मतलब। हाँ, तो फातिमा कैसी है? ठीक ठाक है, सो मच। आज हम आपसे जो बात भी करेंगे, और घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से जबरदस्त सा आपने मेकअप करके दिखाना है आज। और हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं वो इनके ट्रेनिंग सेंटर से जाकर जो है वो ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं। दिस इज रियली रियली गुड, क्योंकि आप वो लोग हैं जो इस वक्त लोगों को जो है वो आगाही भी दे रहे हैं और उनको जो है उनको मतलब प्रॉपर उनको जो है प्रोफेशनल्स भी बना रहे हैं। अच्छा जी, और हमारे साथ मौजूद है शकील शब्बीर, जिनका ताल्लुक है एस प्रो सैलून से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच। और हमारे साथ मॉडल शान है, और शान के जो है आज आप स्टाइलिंग करने वाले हैं, हेयर कटिंग वगैरह भी देंगे आज? जी, आज इनको हेयर कट देना है और इनको बियर्ड चेंज करनी है। वाह, आज तो मैं देखूंगी कि ये किस तरह से इनका इतना बड़ा चेंज लुक आया। तो हम शक्ल देख सकते हैं शान की या नहीं? हाँ, शान पूरे मार्क्स उतार के दिखाए ना कि हम चेंज क्या आपके देखेंगे। अच्छा, तो आप इनका जो है लुक चेंज करेंगे जी, सही। और बियर्ड भी इनकी जो है वो भी आप इनका जो है वो चेंज करके बताएंगे कैसा लुक होना चाहिए। मैं दोनों का डिस्कशन करूंगी और साथ साथ हम मेकअप भी स्टार्ट कर देंगे। और फिजा जो है यहाँ पे मॉडल है, वेरी प्रिटी मॉडल। आपने इनका बेस लगा लिया अभी, राइट? और उनको कौन सा वाला मेकअप करने वाले हैं? एंगेजमेंट मेकअप, बिल्कुल सॉफ्ट लुक में। बिल्कुल सॉफ्ट लुक में, ओके। सॉफ्ट लुक में एंगेजमेंट मेकअप होगा। इनके ऊपर बेस क्या यूज किया सबसे पहले ये बता दें, ताकि क्योंकि नाज़रीन जो कहते हैं बेस ये पता होना जरूरी है, लेकिन बेस पे टाइम लगता है, इसलिए फिजा ने पहले से बेस लगा। फिजा के चेहरे पे, फातिमा ने पहले से बेस लगा। फिजा के चेहरे पे ब्लैक स्पॉट थे, तो उसको कवर करने के लिए कलर करेक्टर लगाया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये दिखा भी सकते हैं जरा कि कौन कौन सा है? जी, मैं दिखा सकती हूं। ये जरा इम्पोर्टेंट हो जाता है और बड़ा नीट क्लीन बेस लग रहा है इनका, बहुत ज्यादा साफ सुथरा सा। और कहते हैं ना कि अच्छा, ये आपने पहले लगाया और ये जो है पूरे फेस पर लगाया, पूरे फेस पे सिर्फ स्पॉट पर, बस सिर्फ स्पॉट पर यूज किया। और ये कलर जो है ये थोड़ा सा डार्क कलर, ये ऑरेंज है, टिंटेड नहीं है, ये नॉर्मली एक वो है कलर, ठीक है, ओके, सही। और उसके बाद फिर उसके बाद मैंने फाउंडेशन यूज किया है। हाँ, ठीक है, सही है, सबका फेवरेट जी। ओके, उसके बाद और कलर आपने जो है इनकी टोन के एग्जैक्ट मुताबिक इस्तेमाल किया, या जरा सा आपने जो है एक टोन ऊपर दिया है? एक टोन आपने जो है वो वाइट थोड़ा सा नॉर्मल पिंकिश में, व्हाइट भी नहीं कह सकते, थोड़ा पिंकिश। अच्छा, आपने पिंकिश टोन दिया? जी जी जी। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि पिंकिश टोन ही इनको देना है या येलो टोन देना है? ये ब्राइड्स खुद मांगती हैं क्या? बहुत ब्राइड्स की जो है वो कहती है कि हमें फरमाइश भी है, और बहुत सारे ब्राइड ऐसे होते हैं वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से फिर हम इनको बेस ड्रेसिंग के हिसाब से बेस देते हैं। ठीक है, सही है। और साथ ही जो है अभी आप इसके बाद क्या शुरू करेंगे वो भी आप बता दें, फिर हम आपका का टाइम शकील कितनी देर में हो जाएगा, मतलब कितनी देर में आप ये मुकम्मल करेंगे? बहुत है 10 मिनट। 10 मिनट ना, तो पहले हमें मेकअप से शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर इसमें बहुत ज्यादा वरना टाइम लग जाएगा। अच्छा, अब आप नेक्स्ट क्या कॉन्टूरिंग करेंगे? आईज बाद में करेंगे जी, ठीक है, सही है। कॉन्टूरिंग करके बताइएगा और बताती भी जाएगा साथ साथ क्या जो है यूज करेंगी। जब तक मैं आप चीजें निकालेंगी, जैसे अब स्टार्ट करने लगे मुझे बता दें, मैं शकील से थोड़ा बात करती हूँ। लड़कों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ लड़कियां ब्राइड बन रही होती हैं। भाई मैं तो देखा है लड़के भी आजकल सैलून की सिलेक्शन हो रही होती है। कितने ऐसे हमारी फ्रेंड्स हैं जिनके बेटे और जिनके फैमिली में जो है लोग वो हम देख रहे होते हैं, वो सैलून की सिलेक्शंस कर रहे होते हैं कि कहाँ जाना है लड़कों के सैलून के लिए। बिल्कुल, आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब ये कि फेमस हुआ है कि अपने हेयर स्टाइल, अपने लुक को जो ना चेंज करना, लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब ये कि लोग अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि अपना लुक चेंज करना और अपने आप को अच्छा मतलब बेहतर बना के रखना। तो इससे सबसे बेहतर ये है कि कोई अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट जो ना ढूंढना चाहिए उनको ना, तो उससे ये होता है कि वो फिर खुद जो ना आपको बताता है कि आपके फेस पे क्या लुक अच्छा लगेगा। ठीक है, तो
ये जरूरी है कि आप अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट ढूंढें। अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट, और यही जरूरी है कि जो आपके फेस के मुताबिक, आपके फेस के कट के मुताबिक जो है वो आपको लुक, जैसे आपने अपना भी स्टाइल जो बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि जो फ्रेंच बियर्ड है वो ये कि आपके चीकूस थोड़े से जरा है, तो आपने अपना फेस कट लंबा करने के लिए, तो ये भी बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। मैंने देखा अक्सर लोग गलत किस्म की बियर्ड रख लेते हैं जिसका जो है मतलब ये ऐसा होता है कि इसका कट सही नहीं होता, या उनके जो है तो वो उस पर भी ये होता है कि आपका फेस कट डिफरेंट आ रहा होता है, बालों का कट आपका डिफरेंट हो जाता है, तो उस पर भी पता नहीं चलता कि आपने जो है आपका फेस कट जो है वो अजीब सा लगने लगता है। तो बालों का बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है कि आपने हेयर कट कैसा लिया। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं कि उससे पहले जो है मैं जरा फातिमा से पूछूं, फातिमा क्या कर रहे हो बताओ जरा। आईब्रो में कलर दे रही हूँ। आईब्रो में कलर दे रहे हो, कौन सा कलर दे रहे हैं? ब्राउनिश। ब्राउनिश दे रहे हैं, ठीक है। आपने ब्लैक क्योंकि ब्लैक दिया, या आपने सही बताया कि मतलब कौन सा कलर देना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि कौन सा कलर। इसके जो आईब्रोज है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट है, ठीक है, और ब्लैक में नहीं है, तो इसलिए ब्राउनिश कलर दे। अच्छा, थोड़ा सा आपका फेस जो है ना वो मॉडल का उस तरफ कर दीजिएगा ताकि मैं उस तरफ चली जाऊँ। आप हाँ बिल्कुल, एक सेकंड मैं आपको बता देती हूँ। फिजा आप अपनी चेयर उस तरफ कर लोगे फेस, नहीं आप बिल्कुल, हाँ, प्रॉब्लम हो रही है। और इस तरफ, और इस तरफ, बिल्कुल आप कैमरे की तरफ कर लें। हाँ, दिस इज राइट, ठीक है। और आप सामने नहीं आए कैमरे के, ठीक है, ऐसे कर, ठीक है, हाँ ठीक है। बस ये कि ताकि आप खुद भी स्क्रीन पर देखती रहे कि जहाँ से आप हाइड ना करें। दिस इज द राइट। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊं ताकि मैं ना कैमरे में से नजर आऊं। ओके जी, सही है, ठीक है। तो अभी जो है आपने, मैं स्क्रीन से देख देख के मैं बात करती रहूंगी ताकि अब आप नेक्स्ट क्या कर रही हैं। अच्छा, ये आपने आईब्रो बनाई, और ब्राउ के लिए ब्रश कौन सा यूज किया? स्मॉल। नहीं, कैमरे में देखा के बताएं ना, मुझे क्या मालूम। हाँ, यहीं पर ये। अच्छा, ये, हाँ, ये नीचे करें, थोड़ा सा ब्रश नीचे करें, आईब्रो के पास ले आए ना ब्रश, आईब्रो के पास नहीं। यस, सो हम ये देख सके ना कि कौन सा वाला ब्रश आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, डन। तो ये है अभी आईब्रोज हुई हैं, इसके बाद फिर आप जो है कॉन्टूरिंग करेंगे, राइट? जी, सही है। अच्छा, इनको इनकी इतनी कॉन्टूरिंग की नीड है नहीं, ठीक है। हाँ, तो डायरेक्ट में सा फेस है तो वो इतनी ज़्यादा कॉन्टूरिंग। अच्छा, ये भी ख्याल रखना चाहिए, अक्सर लड़कियां जो हैं फातिमा, ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्टूरिंग मांगती हैं, इतने छोटे छोटे से चेहरे होते हैं और इतनी ज़्यादा कॉन्टूरिंग मांग रही होती है। तो मैंने जितना ये देखा है कि वो चेहरा फिर आपका बहुत काला सा लगने लगता है। काला सा लगने लगता है। तो आप बहुत लाइट कंटूरिंग जितना यूज करेंगे उतना ही आपके लिए कलर आप स्क्रीन वहीं पर ही बताती जाएगा, स्क्रीन पर इनके चेहरे पे रख के बता देंगे तो वो कैमरा खुद ही कैच ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे रहिएगा। हाँ, वो देखो स्क्रीन पर आ रहा है, उसको उधर देख, नजर आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा नजर, थोड़ा सा ऊपर करें, ठीक है। हाँ, अब आ रहा है। अब इस पर कौन सा वाला कलर यूज करेंगे? ये लाइट ब्राउन और पीची कलर, ठीक है, सही है। ये आप इस पे करके दिखाइएगा, लाइट ब्राउन और पीची कलर। अच्छा, कोई वजह होती है कि लाइट ब्राउन और पीची कलर आप यूज करिए? मिला, क्योंकि इनकी फेस में इतनी कंटूरिंग की नीड नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा सा पिंकिश बेस भी है, थोड़ा अच्छा लुक आए। अच्छा, सही है जी। अच्छा, बताइएगा शकील कि लड़के भी मेकअप करते हैं? जी, आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है कि इनमें ग्रूम जो तैयार होते हैं तो उनके लिए मेकअप 3 दिन मेकअप होता है, मेहंदी, बारात, वलीमा, तो उसमें जो है उनका मेकअप किया जाता है। लाइट सी बेस। मैंने तो ये सुना है कि लड़कों का मेकअप जो होता है ना, वो जिस तरह हम लोग तो सॉफ्ट मेकअप भी यूज कर ले, लड़कों की स्किन जरा ज्यादा हार्ड होती है, तो उनके लिए फिर मेकअप भी उसी टाइप का यूज होता है या फिर सॉफ्ट ही मेकअप? हाँ, नहीं, सॉफ्ट होता है, मगर ये कि स्किन पे डिपेंड करता है कि स्किन कैसी है। अगर बहुत डार्क कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए जो ना फिर वो ऑरेंटन वगैरह ये यूज करते हैं ताकि वो बिल्कुल सेम स्किन हो जाए, ग्रे ना हो जाए। हाँ, तो उसके लिए बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो ना वो गड्ढे होते हैं स्किन के अंदर, तो उसको फिल करने के लिए भी थोड़ी सी बेस मोटी लगानी पड़ती है। अच्छा, मैं तो ये भी देखा है कि बहुत ज्यादा मोटी बेस भी लगाएं तो फिर वो अननेचुरल लगता है। मैं तो कहती हूँ अगर आपके हल्के फुल्के नजर आ रहे हैं, हल्के से गड्ढे नजर आ रहे, इट्स ओके, नेचुरली जाने देना चाहिए। व्हाट डू यू से, वैसे एज अ स्टाइलिस्ट आप क्या कहेंगे? नहीं, मगर अब जो ना बहुत ज्यादा हो गया है कि लोग थोड़ा सा नहीं, हमें बहुत ही अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि लड़के कॉन्टोरिंग भी करते हैं अपने, वो अगर गालें बड़ी हैं या जी बिल्कुल फेस को पतला करने के लिए कॉन्टोरिंग करवाते हैं? जी, फेस को पतला करने के लिए कंटोरिंग भी करनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, सही, मतलब प्रॉपर ये मेकअप होता है, लेकिन ये कि वो ऐसा मेकअप होता है जो इतना ज्यादा नॉर्मल होता है, मतलब फील नहीं होता कि बहुत ज्यादा जो ना बेस लगी हुई है या कंटोरिंग हुई है, तो बहुत ज्यादा फील नहीं होता, मतलब पिक्चर अच्छी आ जाती है, तस्वीरों के लिए बेसिकली। अच्छा, वैसे भी इतनी वो लाइट होती है ना कैमरे की, और वो कि आप जो है ना आपको जरूरत पड़ जाती है कि थोड़ा सा आप जो है मेकअप कराएं, ठीक है, सही है। तो वो लाइट बेस होती है उसकी, ज्यादा नहीं होती, ज्यादा नहीं। अच्छा, अभी अब कहाँ पर फातिमा पहुंची है, जरा आप बताइएगा। आईज में, आईज। अच्छा, सबसे पहले आप क्या बना रही हैं ये बताएं? सॉकेट लाइन सॉफ्ट, ठीक है,
सॉकेट लाइन बना रही है और वो भी जरा सी सॉफ्ट दे रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि एंगेजमेंट ब्राइड है ना। कलर दिखाओ नहीं, कलर बताती रहो खाली। ठीक है, ब्राउन कलर है जी, और सिर्फ सॉकेट लाइन बना रही है जी। लेकिन आपने बेस जो है वो ऑलरेडी, मतलब बेस कलर जो है वो लगा चुकी थी, मतलब बेस कलर ये कि आपने फाउंडेशन ऑलरेडी लगा ली थी। जी जी। तो फाउंडेशन से बेस बना लेती हैं इसकी जी, जिसको नीड होती है फाउंडेशन की या ड्राई पैनकेक की या फिर वाटर बेस की, जो होता है वो स्किन के मुताबिक। जी। अब वेदर ऐसा है तो वेदर के हिसाब से फिर जो लिक्विड बेस है वो बेस्ट है। लेकिन कुछ स्किन हमारे पास ऐसी भी है जो मिली जुली स्किन है। असल में लोग ये समझते हैं कि लिक्विड बेस होता है ना, लिक्विड बेस वैसे में ऑयल बेस होता है और जो स्टिक वाला बेस होता है वो ऑलमोस्ट वैसे ही होता है, पर वो लिक्विड में होता है और काफी देर तक वो देर पा रहने वाला, जैसे मैट फिनिश कहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग कहते हैं। सो लिक्विड में भी बहुत सारे बेसिस आते हैं। एक आता है वाटर बेस आता है जो कम वो होता है, मतलब वो बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, मिनरलाइज टाइप का होता है। एक होता है जो बहुत ज्यादा ऑयल बेस होता है। अच्छा, हम ब्रेक की जाने जा रहे हैं, आगे आवाज आ कीजिए, हम ब्रेक की जाने जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं शकील, और साथ ही शकील जो है एस प्रो सैलून से हैं और मेंस सैलून है, और साथ ही इनका जो है फातिमा भी मौजूद है, फातिमा आलमगीर जो फायजा ब्यूटी सैलून एंड जो है ट्रेनिंग सेंटर से आई हैं और बहुत अच्छा जो है ये इस वक्त मेकअप भी सिखा रही हैं, वैसे भी सिखा रही हैं। सब्र करो शकील, मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ, तब जो है ना आपने बताना है। अच्छा, शान जो है वो हमारे बड़े गुड लुकिंग मॉडल हैं और सीधा देखो ना शान, जरा हाँ बताओ तो सही, शक्ल तो दिखाओ कि कितनी अच्छी शक्ल है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। लेकिन शकील इनको जो है ना स्टाइलिंग देके, जरा शकील आप बताइएगा स्टाइलिंग क्या देने वाले हैं? जी, मैं इनको साइड थोड़ी फेड करके और ऊपर से हाइट दे देंगे तो इनके फेस जो ना ऑलरेडी अभी ये 60s के हीरो लग रहे हैं ना। हाँ, अभी तो बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है, इनको अभी लुक देते हैं, इनको बहुत अच्छा सा लुक देते हैं। ओके, मैं तो बुजुर्ग वो उसको वो किया, थोड़ा बचाया, मैंने कहा प्यारी शक्ल है लेकिन 60s के हीरो लग रहे हैं। हाँ, उससे ये होगा कि ये फिर अपने लुक पे तवज्जो देंगे, ये इसलिए मैंने बोला नेक्स्ट टाइम देंगे तवज्जो। ऑलराइट, ठीक है, इनको आप अब देखिए, बिफोर एंड आफ्टर होना चाहिए, मैं इनको गौर से देख लें, उसके बाद फिर आप देखिएगा कि शकील का चेंज कैसे लेकर आते हैं। जी, तो ये कटिंग देना शुरू कर रहे हैं और अच्छा, बॉयज कटिंग बड़ी डिफरेंट होती है, जैसे हमें जो है ना वो बिल्कुल चेंज होता है, जो बॉयज कट होता है, जो उनके लिए कटिंग होती है, उनके लिए सीखना होता है, इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन गर्ल्स। तो ये स्पेशल रेजर होता है क्या? ये ट्रिमर है। ट्रिमर है जी, बताते जाए ना। हाँ जी, मुझे वॉइस करता नहीं पता, इसलिए मैं आगाही आपसे ले रही हूँ। वॉइस में आजकल जो चल रहा है वो ट्रिमर से ही कट चल रहा है। ठीक है, तो ट्रिमर लगाना जरूरी है, वो खत्म हो गया पुराना दौर, सीजर वीजर चलाते थे। आपके बालों में तो ट्रिमर नहीं लगता होगा? नहीं, मुझे नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि इतने अच्छे लंबे बाल किए मैं। जी जी, पर शान ये सीजर से ही होता है। और बहुत डिपेंड करता है हर एक की बालों की क्वालिटी, फेस कट, ये सारी चीजें आपकी डिपेंड। जी बिल्कुल। और कितने स्टाइलिश आप लग सकते हैं, वाली बात भी होती है कि स्टाइलिश आपका जो है लगना जरूरी है। बिल्कुल। अब ये नहीं होता है कि जो ना अगर किसी पे स्टाइल सूट कर रहा है तो वो मुझ पर भी सूट करेगा। Exactly. ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपके अपने बालों की क्वालिटी भी होता है कि किसी की कोई बालों की क्वालिटी होती है, किसी की कोई होती है, किसी का किसी तरह टेक्सचर होता है, उसी के हिसाब से कट होता है। अब आप ये जाके बोलेंगे जी आज जो शान वाला कट है वही शकील आप कर दें, तो ये नहीं होता। ये नहीं कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट, बस खुद को पता होना चाहिए कि मुझ पे क्या सूट करता है, थोड़ा सा अपने ऊपर भी टाइम देना चाहिए। अच्छा शकील, आपका सैलून किधर है? ये मेरा है मोहम्मद अली सोसाइटी। ओके, सही है, ठीक है, KBS के पास। और अब आप क्या करने वाले हैं? अभी इनको कट दे रहे हैं, साइडें थोड़ी सी फेड कर रहे हैं, इनको क्लिप करके पार्टीशन करके। सही है। अच्छा, अभी भी जो है साइड जो कवर हो रही, जब तक मैं फातिमा से पूछ सकते हैं, जब तक हम फातिमा से बात कर लेते हैं। और फातिमा, अभी आप कहाँ तक पहुँचे मेकअप में, आपने क्या क्या किया है? अभी आईज मेकअप देखिए कंप्लीट नहीं नीचे का रहता है, सिर्फ ऊपर आई बॉल में मैंने शिमर यूज किया है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। और साइड से डार्क ब्राउन और लाइट से पीछे शिमर कौन सा यूज किया ये भी बता दें जरा सा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है।
अच्छा, नॉर्मल जो शिमर होता है, मतलब वो हाइलाइटर, और उसके साथ मैंने ये आई शेडो को मिक्स किया है, उसके अंदर आई शेडो मिक्स किया है। वेरी नाइस। देखिए ये भी बड़ी टेक्निक्स होती हैं, बड़ी जो आपको जो है इस वक्त फातिमा बता रही हैं, क्योंकि खुद भी ज़्यादा ट्रेनर हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से गाइड भी करें कि किस तरह से क्या मेकअप होना चाहिए। सॉकेट लाइन बनाई, फिर आपने वन कलर इसको जो है वन कलर सॉकेट लाइन, और उसके बाद इनर सॉरी आउटर कॉर्नर्स पे मैंने डैप दिया है डार्कर कलर से, और उसके बाद शिमर से आई बॉल्स, और उसके ऊपर फिर मैंने शेड इस्तेमाल किया। फिर शेड इस्तेमाल किया। पहले आपने शेड लगाया, फिर उसके ऊपर शिमर लगाया, राइट? जी, ठीक है, सही है। क्योंकि सॉफ्ट ये एंगेजमेंट मेकअप है, तो उसके हिसाब से ही इस वक्त जो है ना आपको सारा वो गाइडलाइन करें। अच्छा जी, अब आप शकील बताइएगा कहाँ तक पहुँचे हैं? दोनों साइड्स हो गई हैं कंप्लीट? अभी बस एक साइड हो गई है। अच्छा, एक साइड मुकम्मल हो गई है। पहले मैं चाह रही हूँ कि अच्छा अब आप कटिंग करेंगे इसी, अब सीजर यूज कर रहे हैं। अब सीजर यूज कर रहे हैं। जी, सीजर से इसको मर्ज कर रहे हैं ना। ओके, ठीक है जी, सीजर से इसको आपने, हाँ सीजर से इसको मर्ज करते हैं, कट जो आ जाए। इस साइड पे सीजर हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ठीक है। अब आप दूसरी साइड से इनका जो है सीजर कट दे रहे हैं। जी जी, सीजर। अच्छा, बैक पे आपने कितना छोड़ा जो लंबे बाल हैं? हाँ, बैक पे बन के इसको हाफ लेंथ जो ना इसको शॉर्ट, सिर्फ नेक का एरिया जो वो आपने इसको जो है वो कट किया है, ठीक है। हल्का सा टेपर कर दिया इसको, और इसके बाद फिर हम इसको ऊपर से लेयर्स देंगे, ठीक है। हाँ, लेयर्स दे के फिर इसको हम स्टाइलिंग कर देंगे, कट इनका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको बेड देते हैं, बेड में भी जो ना लुक चेंज करते हैं। और शान तो कह रहा है कि जो ना छोटा नहीं करना बेड। नहीं शान, अभी आप करवा लें। मैं सीरियसली आपको बात बताऊं, जब इनका कट लंबा भी होता चला जाएगा ना तो अच्छा लगेगा, यू विल लुक वेरी स्टाइलिश। बेसिकली आजकल ये होता है कि भाई आपको स्टाइलिश लगना जरूरी है ना, आपको वो जो चीज़ सूट कर रही है वो फिर अच्छी भी लगे ना इस तरह से। बिल्कुल। बेड अब यही रखना शान, बहुत अच्छी लगेगी, लुक आपका जो ना फुल चेंज हो जाएगा इसी कट के, हेयर कट के साथ। जी, हेयर कट के साथ। ओह वाह, नाइस। अच्छा, चले भी हेयर कटिंग जो है वो जारी है, और यहाँ पे हम जरा सा मेकअप की तरफ दोबारा आते हैं जी। ठीक है। हाँ, अभी आपने क्या लगा रही है? लैशेस लगा रही है, ठीक है। लैशेस भी लगाने का एक अपना तरीका होता है। लैशेस के दो तरीके हैं, एक तो आप लैशेस में गम लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ठीक है, फिर आप फिक्स कर ले, ठीक है। और एक और तरीका है, आप लाइनर बिल्कुल बारीक ड्रॉ करें आई में, उसके बाद फिर अगर आप लैशेस लगाती है तो ये जो आप देख रही है वाइट जो नजर आ रहा है वो फिर नजर नहीं आए। ठीक है, ठीक है। दो तरीके होते हैं। आपने लेकिन अभी लैश के ऊपर लगाया, थोड़ी देर के लिए छोड़ा, और अब आप इसे लैश को लगा रही हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप अभी इन्होंने बताया है, बेस लगाया, बेस के ऊपर इन्होंने बहुत सॉफ्ट सा इन्होंने ब्लशर दिया, कॉन्टूरिंग भी ज्यादा नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्राइड है उसका एंगेजमेंट ब्राइड है ना जी, उसका वैसे चेहरा इतना क्यूट सा प्यारा सा, और ये भी है कि देखिए नीड कॉन्टूरिंग अगर जरूरत नहीं है तो नहीं है। हाँ जी, आई शेडो लाइट है तो इस वजह से जो लैशेस है वो उसमें हम थोड़े डिफरेंट कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि थोड़ा बहुत हैवी लुक दे दिया लैश का, ठीक है, ताकि मेकअप एनहांस हो ना। ये आपने अच्छी तरह से इसको एडजस्ट भी कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा पुश करना है। ऑल राइट, ये जब तक ये पुश हो, जब तक हम ब्लशन वगैरह कर लें, ठीक है। अब आप ब्लशन, पहले आपने जो कॉन्टूरिंग की थी वो आपने पीच और ब्राउन्स के साथ की थी, अब आप जो है वो ब्लश ऑन भी ऐड कर रही हैं, ठीक है। अब आप दूसरी आंख भी साथ साथ कंप्लीट कर लें, कर लूं? जी जी जी, कर लें बिल्कुल, ताकि फिर दोनों साथ साथ ही हो जाए। पहले वो कंप्लीट कर ले, फिर मैं ब्लश ऑन जब आप करने लगी मुझे बताइएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी शकील। हाँ, अब साइडें इनकी जो ना कंप्लीट हो गई हैं, अब इनको मैं ऊपर से टेक्सचर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है बालों का, तो ये जो ना बैठ जाते हैं, दब जाते हैं, तो जब इनका ये वॉल्यूम कम होगा तो ये ऑटोमेटिक जो ना हाइट आ जाएगी इसकी। तो फिर ये आप टेक्सचर कैसे देंगे? तो इसको हम पहले इसकी लेंथ भी हल्की सी कम करेंगे और ये टेक्सचर भी आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह इसको जो है आप वो दे रहे हैं? हाँ, इससे ये हाइट आ जाएगी, वेट कम होगा इसका, हाइट आ जाएगी, ठीक है। और ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है इसका कि टेक्सचर देने से हाइट बढ़ती है, आती है जी। वो लेंथ शॉर्ट कर देते हैं और टेक्सचर नहीं देते, लेयर्स नहीं देते, हाँ। तो वो फिर बैठे हुए होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमारे बाल जो ना कि मैं खड़े नहीं हो रहे, उठ नहीं रहे, हाँ। बैठे हुए, तो उससे ये होता है चिपक जाते हैं, बिल्कुल। तो ये टेक्सचर दिया जाता है, तो तब जाके बाल हमारे उड़ जाते हैं, फॉल आ जाता है। अच्छा, इससे हल्की सी लेंथ भी कम हो रही है
और टेक्सचर भी आ रहा है। डायरेक्ट अगर हम लेंथ शॉर्ट करते हैं तो फिर वो ज़्यादा लेंथ शॉर्ट हो जाती है, टेक्सचर देने में भी क्योंकि कम हो जाते हैं ना। अच्छा, आपने बैक तक जो पूरा टेक्सचर दिया है जी, ताकि जी, पूरा जो जी, है ये कंप्लीटली, लेकिन आप जो है इसको हाइट देने के लिए हाइट देकर ही इसको टेक्सचर देंगे। ठीक है। अच्छा, हाइट देकर जब आप टेक्सचर देते हैं तो वो साइड पर वैसे ही फॉल करता है? हाँ, फॉल करता है और उठ के मतलब ये हाइट के साथ जो ना फॉल आता है। वरना क्या होता है कि वन लेंथ होते हैं ना तो वॉल्यूम ज्यादा होता है तो ये दब जाते हैं बाल। ठीक है। हाँ, फिर वो जेल लगा लो, वैक्स लगा लो तो वो बाल जो ना फिर वो उठते नहीं है। देखा है कि वो लड़के इतनी मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उनके बाल जो है नहीं बन रहे होते, बन ही नहीं रहे होते। इसी वजह से कि आपकी कटिंग का प्रॉपर होना बेइंतहा जरूरी है। जी, कटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपको बाल भी अच्छे मिल गए, मतलब शान की क्वालिटी ऑफ हेयर भी गुड है और इनका जो बालों का टेक्सचर है वो भी अच्छा है। जरा प्रॉब्लम आती है जरा कम बाल हो और उन पे जो है जरा ज्यादा जो है फिर वो उन पे मेहनत ज्यादा होती है कम बालों पे, लेकिन आप उन पे दिमाग ज्यादा लड़ाना पड़ता है कि वो भी बालों में इनका गैप भी ना नजर आए। और जी, ऑलराइट। अब ये देखिए वॉल्यूम आ गया इसमें। फातिमा, जब कॉन्टूरिंग की तरफ आओ तो मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं आप आए को कंप्लीट कर। हाइट का वॉल्यूम आ गया ना, ये बैठ रहे थे ना, अब नहीं बैठे। वाओ, वेरी नाइस। शान, अब आप 2021 तक पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा दूर है 2021 तक आने में। सही है ना? कैसा लग रहा है अपने आप को देखकर? अच्छा, शर्मा क्यों रहे हो? अच्छा, उनको अच्छा लग रहा है इसका मतलब। आजकल वैसे शकील कैसे कट ज्यादा चल रहे हैं? आजकल तो ये फेड ही चल रहे हैं और ये कट इतने अच्छे मतलब स्टाइल आ गए हैं कि जो ना गर्मी सर्दी सब में चल जाता है। सब में चलता है। और मजे की बात ये है कि हर फेस पे सूट करता है ये स्टाइल। हाँ, राइट। हाँ, ये सब पे सूट कर रहा है। पहले ऐसा होता था कि जो ना वो एक ही बंदे का कट है वही जो ना चल रहा है। अब ये कट ऐसा है कि सब पे सूट करता है। ज्यादा फेड कर दो, कम फेड कर दो, तो वो डिपेंड करता है फेस के हिसाब से। कि फेस पतला है तो उसको हम नीचे से ज्यादा फेड कर देंगे, फेस भारी है तो उसको थोड़ा सा हैवी रखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, सही है, ओके। मगर ये बहुत अच्छा स्टाइल आया है कि साइड फेड कर जिनके फेस यहाँ से बहुत पतले हैं तो उनको हम शॉर्ट दे सकते हैं ऊपर? हाँ, ज्यादा नहीं दे सकते। अगर ज्यादा हम देते हैं तो फिर वो और लॉन्ग हो जाता है फेस ना। लॉन्ग होता है। हाँ, तो साइड थोड़ी सी थिक रखनी पड़ती है। अच्छा, साइड्स को फिर आप कहते हैं थोड़ा थिक रखें? हाँ, साइड थिक करके उसका वॉल्यूम कम कर देते हैं तो वो जरा सा सही लगता है। सही है, ओके। राउंड फेस पे साइड फेड बहुत अच्छी लगती है। ठीक है जी, मतलब बड़ा अच्छा सा कट हो गया है, वेरी नाइस। आप ये स्टाइलिंग भी असल में करेंगे ना, सिर्फ बात ये नहीं होती कि आपने बस कट हो गया। अब आपको अपने स्टाइलिस्ट से जो है ना, या जो आपके हेयर स्टाइलिंग करें उनसे आप ये भी सीखना पड़ता है कि किस तरह से आपने उनको स्टाइलिंग देनी है डे टू डे। जी, अब हम इनको रेजर लगा रहे हैं। ठीक है, ये रेजर करेंगे? हाँ, रेजर करेंगे इसको नीट कट, साइड बाय साइड देख रहे थे बॉयज कट। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कि मैं देखना चाह रही हूँ, जरा सा साइड पे होकर मैं भी देखूँ ना, क्योंकि अच्छा, ये जो है रेजर दिया जा रहा है जहाँ पर एक्सेसिव बाल जो रह जाते हैं उनको। जी, अच्छा, बॉयज के कितने दिनों बाद कट करवाना चाहिए उनको बेसिकली इस टाइप का? 15 डेज में कट होना चाहिए। बाल हेल्दी भी होता है, बाल अच्छा हो जाता है और मतलब मेंटेन भी रहता है, हाँ, आउट नहीं होता है। सही नहीं रहता। हाँ जी, आउट नहीं होता। और लड़कियों के कितने अरसे बाद कट काटते हैं? इनके तो 2 मंथ में होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, पता है मैंने भी रियलाइज किया कि 2 मंथ्स बाद आपका कट जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है। लड़कियों के हवाले से बात कर रही हूँ। और उसके बाद ये लगता है कि आपको यू नीड इट अगेन इफ यू वांट द सेम लेंथ, इफ यू वांट टू ग्रो योर लेंथ, तो फिर तो आप 6 महीने बढ़ाएं अपने बाल, फिर आप भूल जाएं कि आपकी कुछ स्टाइलिंग हो जाती है। और फिर वो डेड भी होना शुरू हो जाते हैं। अगर कट नहीं लेते तो वो फिर डेड होना शुरू हो जाता है, ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। ठीक है, ठीक है। मतलब ये डिफरेंस आता है कि आपको सेम कट रखना है तो फिर आपको 2 महीने बाद तो अपने बालों को काटना ही होगा। ऑलराइट। बाल लड़कियों के तो 1 महीने में बालों का कट जो है वो चेंज हो जाता है। जी, उनके साथ तो 1 इंच बाल बढ़ जाता है, कट चेंज। बिल्कुल। आपको 1 महीने 2 महीने कट हो गया, अब बियर्ड जरूर जाए, ट्रिमिंग जरूर होगी। हाँ, नाइस। अब आप बियर्ड करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या होगा?
उनके लिए पहले इसको साइडें थोड़ी सी फेड कर देंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं ये हैवी लग रहा है, ये थिक लग रहा है। ऊपर से हमारी ये जो साइडें हैं ये बड़ी रखी हुई है, गैप्स भी हैं थोड़े, और गैप्स भी बहुत है ना, तो इसको हम थिन करके जो डार्क हेयर होंगे ना उनको कम कर देंगे तो मर्ज हो जाएगी। आई लव द कट, पता है कितना अच्छा आपने कट किया है, वेरी नाइस शकील, इट्स वेरी वेरी नाइस। अच्छा जी, अभी तो स्टाइलिंग बाकी है, अभी तो हाँ भी स्टाइलिंग बाकी है, हम ब्लो ड्रायर से जो है ना वो ब्रेक के दौरान ही कर लेंगे ना, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब जरा सा इनके बियर्ड हम कट देंगे और उसके बाद फिर जो है इनका बिल्कुल लुक जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा फातिमा ग्लिटर लगा रही हूं मैं, हैं जी जी जी, आई मेकअप में, ठीक है, आई बॉल में। हाँ हाँ हाँ, दिस इज सो नाइस। ये कौन सा ग्लिटर है, दिखाएं तो सही। अच्छा ये ग्लिटर, ठीक है, और इसे आप डायरेक्ट लगा रहे हैं और इसको फिंगर से मैं मर्ज कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल मामूली सा। सही है, ठीक है। और ये ग्लिटर जो है ये इसके अंदर खुद ही ग्लू होगा जी, ठीक है। चले ऐसा करते हैं, ब्रेक अभी लेते हैं और ब्रेक के बाद बियर्ड भी कंप्लीट हो जाएगी और मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये कि आय पूरी हो जाएगी। कॉन्टोरिंग हम आपको जो है ना ब्रेक के ब्लश ऑन वगैरह हम ब्रेक के बाद बताएंगे और साथ में लिपस्टिक भी। अभी ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। और जी, अब हम आपके साथ दोबारा से मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और अभी जो है शकील जो है वो भी बियर्ड जो है उसको फिनिशिंग दे रहे हैं और साथ में जो है कट तो हो गया है, बहुत ज़बरदस्त शान का कट हुआ है। और इसके साथ ही फातिमा अब आगे का मेकअप जो है ना कंप्लीट कर लें जी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश ऑन, ठीक है, ठीक है, अब ब्लश थोड़ा पिंकिश में जाऊंगी, पिंकिश जाएंगे। ब्लश ऑन के लिए पिंक जाएंगी, कॉन्टोरिंग के लिए उन्होंने पीच और ब्राउनिश जो है ना वो यूज किया था, व्हिच वाज वेरी नाइस, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया बाय द वे। हाँ जी जी, अब देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। वाओ वेरी नाइस, कितना रिफ्रेशिंग हो गया ना एकदम से, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट में कितने खवातीन आती हैं सीखने के लिए? डिफरेंट इलाके से डिफरेंट लोग आते हैं। अच्छा। यानी कि कभी 5 कभी 10, मतलब ये आपने सेशंस ऐसे देते हैं जी, ठीक है। और अभी आपने जो है अब देखिए नोज में भी जी नहीं, कंटूरिंग मैंने ब्राउनिश से की थी, ठीक लेकिन थोड़ा पिंकिश इसलिए दे रही हूं, क्यूट सा एक लुक, क्यूट सा लुक है, बड़ा बड़ा लुक ना है। सही है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से भी दूंगी। हाँ हाँ, ऑलराइट, बहुत अच्छी आंखें लग रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी आंखें आपने कर दी ना इनकी। हालांकि कॉन्टूरिंग बहुत सॉफ्ट कॉन्टूरिंग आंखों पे दी है, लेकिन ऑलरेडी इसकी आंखें बड़ी हैं तो उसको मैंने कंट्रोल भी किया है। जिनकी आंखें बड़ी हो तो उनको हम मजीद और बड़ा नहीं कर सकते, सही है, फिर ओवरलुक लगेगा ना, नजर आएगा। ठीक है। और साथ ही आपने जो है इस पे लैश भी लगा दिया है, लुक बहुत अच्छा है। अब लिपस्टिक कैसी आप कलर की देंगे? मैं थोड़ा सा न्यूड कलर दूंगी, न्यूड कलर दूंगी। हाँ हाँ, न्यूड में भी बहुत ज्यादा लाइट नहीं, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा, क्योंकि आउटफिट का कलर थोड़ा लाइट है, आंखों का भी कलर लाइट है, हाँ, वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, है ना? सही है। अच्छा, इनका आउटफिट भी प्यारा लग रहा है, सिंपल सा, क्यूट सा। अब मैं मस्कारा यूज कर रही हूँ। हाँ हाँ, आइज बंद करो। क्लाइंट को हमेशा आप आइज बंद करने के लिए बोलेंगे और ये थोड़ा थंब से पुश करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये, और अपना जो थंब है उसको आप रखेंगे बैक साइड, बहुत सॉफ्ट के वो बहुत ज्यादा नहीं कलर ऊपर ना, आई शेड पर ना लग जाए जी। ऑलराइट, वो बहुत हल्का सा, मतलब जब आप लैश लगा लेते हैं ना तो इतने मस्कारे की फिर जरूरत पड़ती नहीं है बेसिकली, फिर वो अजीब सा एक जो है ना वो हैवी सा आंख लगने लग जाती है। क्योंकि हमें मर्ज करना होता है। ये देखे बेस लगने के बाद जो नेचुरल लैश है उसमें देखे वाइट वाइट सा फील हो रहा है ना, राइट राइट, तो उसको आपने मैंने कवरेज कर लिया, मर्ज कर लिया इसके साथ, ठीक है। और साथ ही आपने जो है फिर लैश को मुकम्मल कर देना। लैश कर्लर यूज करेंगे या नहीं? नहीं, लैश कर्लर की जरूरत नीड नहीं है, ठीक है। जहाँ जरूरत नहीं होती है वहाँ आप लैश कर्लर ना यूज करें, क्योंकि ऑलरेडी आजकल बड़ी कर्ल वाली अच्छी सी लैशेस आ गई हैं, तो यूजुअली होता है कि बाज लोग, और इसमें मजे की बात ये है
ये जो लैशेज आप देख रहे हैं इसको, ये 5 नंबर की लैशेज है। इसको मैंने 3 कोट किया है। अच्छा, खुद से लैश को 3 बनाए? ये खुद की टेक्निक है मेरी। ठीक है, ओके ओके ओके, सही है। अगर लैश आपको लग रहा है कि हल्की है, हल्की है, एक और लैश ऊपर एक और लगा दे, उसके ऊपर एक और लगा दे। अब आप देखिए ये 3D लुक ही दे रहा है। ठीक है, राइट। और उसकी वजह से ज्यादा 3D लुक दे रहा है जी। और ये देखिए 5 नंबर का आपको पता है बहुत आम सा है। हाँ, वो लगाने के बाद नेचुरल लुक आता है। तो उसी को अगर हम 3D करेंगे तो देखिए स्क्रीन में बेटा सीधा ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर। हाँ, ये देखो ऊपर देख रहे हो तो फिर वो ऑटोमेटिकली, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। अपने को स्क्रीन पे देखो कितनी प्यारी लग रही हो। हाँ, अब मैं नीचे से भी ब्राउनिश दूंगी। ठीक है, आई ऊपर देखो, अंडर आए जी, अंडर आई में। ओके, वेरी नाइस लुक। अच्छा बताएं फातिमा, कोई क्राइटेरिया होता है जो आपसे सीखने के लिए लोग आते हैं तो कि भाई इतना आपने जो है कुछ आपको आना चाहिए पहले से, या आप लोग बिल्कुल बेसिक से सिखा देते हैं, कोई मसला नहीं होता? जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, इसमें ये होता है कि कोर्स में एडवांस है, बेसिक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर हम उनको कह रहे होते हैं कि आप अगर एडवांस सीख ले तो ज्यादा अच्छा है, बेसिक के साथ ले लें आप। ठीक है, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट ले और एडवांस भी लाजमी करें। ठीक है, बेसिक और एडवांस। एक्चुअली यही होता है कि लोग कहते हैं बस हमें पहले एक ही दिन में हमें जो नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा नहीं होता। पहले आपको बिल्कुल बेसिक सीखना होता है, उसके बाद फिर राइट वे एक्चुअली। तो दोनों की प्राइसेस भी अलग-अलग होती हैं फिर? जी, ठीक है, लेकिन बेसिक सीखना जरूरी है, बेसिक बहुत जरूरी है। ठीक है, एडवांस में क्या क्या आ जाता है? एडवांस में टोटल ऑल चीजें, बालों को लेके स्टाइलिंग भी आ जाती है, स्टाइलिश, फिर उसके बाद मेकअप, स्किन के हवाले हर चीज आती है। ठीक है, ओके। बहुत अच्छी सॉफ्ट सी आईज लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है लोग। और आपको पता है आजकल व्हाइट जेल लाइनर का बहुत ज्यादा फरमाइश है। काशी भाई ने बहुत ज्यादा यूज किया, काशी भाई ने मतलब इसको फेमस कर दिया। तो ये भी हर आंखों में नहीं लगाई जाती, कुछ कुछ आंखों में, लेकिन लोग लगे कि डिमांड करते हैं कि हमें जो है ना चाहिए। पर देखना, ये आपने हल्का सा ऐसे पकड़ा और ये वाइट जो है आई का लुक है, क्योंकि कई ऐसी शार्प आंखें होती हैं, अगर आप उस पे लगाएं तो बहुत ज्यादा ये जो है ना कनिंग सा लुक आने लगता है। तो हर आंख पे नहीं लगता, ये भी याद रखें। किसी आंख पे काजल भी लग रहा होता है, किसी आंख पे लगता है। अब ये इनका बॉल ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट सा लुक है ना ब्राइट का, तो उस पे ये लग रहा है तो ये अच्छा लगेगा। ये देखिए, हर आंख के लिए भी आप फरमाइश भी जब आप करें ना तो आप मेकअप आर्टिस्ट पे छोड़ दिया करें कि हमें ये चीज चाहिए, ये नहीं चाहिए। हाँ, और अब मैं इसमें थोड़ा सा फिर डार्कर ब्राउन लूंगी। हाँ, ठीक है, हाईलाइट में ऊपर बस। अब आप कॉर्नर्स दे रही है ब्राउन से? जी, ठीक है। अच्छा, बाज़ लोग व्हाइट के बजाय बेज भी लगाते हैं जो नेचुरल कलर का होता है, वो भी अच्छा लगता है। वो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि व्हाइट लगाने के बाद वो कहते हैं हमें अजीब सा लग रहा है तो उसको चेंज कर दें। तो उसको चेंज करने की टेक्निक ये है कि आप जो है ना इसमें से थोड़ा सा जो है ना ब्लैक शेड, हाँ, ब्लैक शेड मतलब लाइनर का नहीं, यही से शेड लेके आप उसको मर्ज कर दे तो वो आई शेड को, जी आई शेड को, ठीक है, तो वो उसके साथ मर्ज हो जाता है। सही, ठीक है, मतलब आँख के अंदर ही, आँख के अंदर वो लाइनर भी लगा सकते हैं ना, वेट लाइनर जो होता है। हाँ, लेकिन वो फिर आप लगाएंगी ना तो फिर बहुत ज्यादा ही टोन चेंज हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, हल्का सा बस टचिंग कर रहे तो उससे बहुत अच्छा सा लुक आता है। ओके, ठीक है। अब मैं लगाऊंगी चीक्स में। और के बाल कैसे बनाएंगी? चलिए चीक्स पे भी आप क्या लगाने लगे? हाईलाइटिंग करने लगी, राइट? करने लगी हूँ। चीक बोन पर बेसिकली हाईलाइटिंग होगी जी, और वो आप हाईलाइटिंग अभी करेंगी व्हाइट गोल्ड और गोल्ड दोनों को मिक्स कर, शैम्पेन यानी शैम्पेन कलर और गोल्ड कलर को, ठीक है, थोड़ा सा वेट किया ब्रश को हमने, उसके बाद और फिर आप उसे यूज करेंगे। दिस लुक्स वेरी नाइस, ऑल टाइम फेवरेट, सबका बड़ा ज्यादा फेवरेट है ये हाईलाइटिंग, और बहुत लोग एंजॉय करते हैं। बहुत ज्यादा ओवर नहीं लगाना आपको, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी देर बस गर्मियों में तो ऐसा होता है कि चिखने लग जाता है। गर्मियों में तो इसको बहुत कम लगाते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि वो ऑलरेडी जो आपका अपना जो स्वेट भी होता है वो भी आ जाता है, तो वो बिल्कुल जो है ना अजीब सी शाइन होने लग जाती है फिर, और बेस भी काला पड़ता है इससे। हाँ, बेस जो है वो भी काला पड़ जाता है, वो भी काला पड़ता है फिर इसकी वजह से। हाँ, तो उसका भी ध्यान आपको रखना होता है। बड़े आपका मेकअप में बड़ी बैलेंसिंग वाली चीजें होती हैं जो आपको देखना होता है कि किस तरह से आप यूज कर रहे हैं, तो वो अच्छा, चीक बॉन्स में जो है ना
चीक्स को देखते हुए हम हाइलाइटर करते हैं, ठीक है। हाँ। हाइलाइटर यूज करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ तक लेके आते हैं। ठीक है, इतना नहीं, हर एक इतना नहीं करना है, स्किन को फेस को देखते हुए, ठीक है। मेकअप आई थिंक ऑलमोस्ट डन हो गया, राइट। और फिर हम ये चाहेंगे कि क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं, जरा सा और जल्दी कर लें, बस हो गया, ठीक है। फिर फाइनल लुक दिखाएंगे और फिर एक हम वॉक भी जो है वो ब्राइड की होगी। तो ये है कि आप जल्दी ज़रा सा जो है ना वो मेकअप कर लें। और बस अब इसके बाद लिपस्टिक की ज़रूरत है। लुक्स वेरी नाइस, वेरी स्टाइलिश एंड वेरी नीट मेकअप माशाल्लाह से। यू हैव डन ग्रेट जॉब। और अच्छा, हाथ से फिंगर से थोड़ा मर्ज करेंगे ताकि स्किन में एग्जॉफ हो जाए, ठीक है। और अब लाइनर शकील ने भी आई थिंक ब्लो ड्राइंग जो है वो कर ली है, तो हम वो भी देखेंगे। लेकिन ये है कि अभी हम बस मेकअप, आप जब तक लिपस्टिक लगाएं, लिपस्टिक का शेड जल्दी से बता दें। आप लिपस्टिक लगाएं, मैं लाइनर लगा दूं पहले, लाइनर भी लगा दें और लिपस्टिक भी, ठीक है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि शकील ने ब्लो ड्राइंग कैसी की। वाओ शकील, यू हैव डन जेल लाइनर लगा दी, आईज बंद। हाँ, जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई, हमने तो ये भी सुना है कि आपने जो है वो PSL की सारी स्टाइलिंग आपने की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी PSL हुए हैं अभी तक, सब जितने भी हुए, जितने भी पाकिस्तान में जितने PSL हुए हैं, सबकी स्टाइलिंग मैंने की। वाह जबरदस्त। डैन सैमी किया, डैन सैमी ने कहा था कि 10 साल बाद हेयर स्टाइलिश मैंने चेंज किया है और कट करा के बहुत मजा आया। जी, वेस्ट इंडीज के जो हैं, कौन नहीं पहचानता, कौन नहीं जानता, इज ऑल टाइम सबके बड़े फेवरेट हैं वो। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस वो रहा था और कैसे आपने जो है वो पूरा एक मतलब जितने डिफरेंट फेसेस होंगे पूरी दुनिया के, मतलब दुनिया भर से एक अलग अलग चेहरे आए और उनके ऊपर फिर स्टाइलिंग करना ना, ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं सारे मेरे पास ही आते हैं। हाँ हाँ। तो कराची आते हैं या पंजाब के भी होते हैं, तो कराची जब भी आना होता है तो मेरे पास ही आते हैं। तो उनके रेफरेंस से फिर ये गोरे और ये जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे मुझे मिले। तो उनके कट जब किए तो खैर उनको फॉलो तो हम लोग करते रहते थे कि क्या लोग रखते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार इनको जो ना चेंज करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको मैंने चेंज किया तो उनको खुद बहुत मज़ा आया। और अब जब भी वो आते हैं तो पहले से सोच के आते हैं कि जो ना कराची जाएंगे शकील से हेयर कट कराएंगे, स्टाइलिंग जो है वो करवाएंगे। बाल लंबे लंबे कर आते होंगे फिर। जी अभी डेल स्टैंड ने तो कटिंग ही नहीं कराई और इंशाल्लाह वो जब वो आएंगे तो फिर मैं ही करूंगा। आप ही उनकी स्टाइलिंग करेंगे। वाह, क्योंकि PSL भी बस आने वाले, हाँ आने वाले फरवरी में इंशाल्लाह बस फिर सही है, जबरदस्त हो जाएगा। और आपने शान को तो भाई हीरो बना दिया। वाओ जबरदस्त। वैसे बिफोर एंड आफ्टर देखा जाए ना तो हम कहेंगे 60s और 2021 अब आप 2021 तक पहुंच चुके हैं। दैट्स वेरी नाइस शकील, यू हैव डन ग्रेट जॉब। आई एम रियली इम्प्रेस, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया आपने। चलिए अब ये कि इनका ये अब शान ने यही रखना है स्टाइल। बस सही है, जबरदस्त हो जाएंगे। तो अभी शादी पे जाने के लिए तैयार हैं अभी? यस बिल्कुल, है ना। आज जो है ना कहीं कोई दावत शावत है आज शान? नहीं है तो रख ले, हम दावत बना देते हैं आज क्योंकि इतने अच्छे लग रहे हो कि दावत तो अब तो लाजमी हो गई है। जबरदस्त, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और देखिए ज़रा सी स्टाइलिंग से, ज़रा से लुक से आप ये देखें, ये एक स्टाइलिश शान बन चुकी हैं और बहुत ज़बरदस्त इनके ऊपर ये स्टाइलिंग लग रही है। शकील हैज़ डन ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और शकील का जो है ये आपका एस प्रो सैलून दैट इज़ एट KDA। और कोई भी कांटेक्ट इनसे करना चाहता है तो इजीली इनसे कांटेक्ट कर सकता है। तो मोहम्मद अली सोसाइटी बिल्कुल इजी, गूगल भी जिंदाबाद, बिल्कुल फटाफट आप लिखेंगे तो आपका लोकेशन आ जाएगी। अच्छा जी, और यहाँ पर जो है ये फातिमा, अब लिपस्टिक है, इन्होंने लाइनर भी लगा दिया। लाइनर के बाद इनका क्या हाल है, इनका क्या आ रहा है ब्राइड का लुक। आजा बैठ जाए आप यहाँ पर। लिप ग्लॉस है, 2 कलर मिक्स करके लगाएंगे। ठीक है, 2 कलर मिक्स करके लगाएंगे और सॉफ्ट सा उनका सॉफ्ट भी होगा और अच्छा भी होगा। और जो है ये ज़रा सा जो है कलर नज़र भी आएगा, मतलब न्यूड भी होगा लेकिन नज़र भी आएगा लुक बिल्कुल जो है इसको उन्होंने। अच्छा, बालों में आप ऐसे रखेंगे सिर्फ दुपट्टा आएगा सर पर? नहीं, थोड़ा सामने से फ्रंट से हाँ, क्योंकि अभी बैक का इतना टाइम नहीं है ना, तो फ्रंट का जल्दी कर लें ताकि ये कि हम फटाफट जो है ना तैयारी जो है वो मुकम्मल कर लें। वेरी नाइस। वैसे आई एम रियली इम्प्रेस आपसे भी फातिमा, यू हैव डन ग्रेट जॉब। इतने से टाइम पे आपने बहुत अच्छा जो है इनको तैयार किया है और बहुत माशाल्लाह से प्यारी लग रही हैं ये।
अच्छा, आंखें भी खूबसूरत लगे। अच्छा ये शकील, लड़के लैशेस लगवाते हैं या नहीं? नहीं। ओके, मैंने कहा पूछूं कि क्या पता लड़कों को भी शौक हो, उनके लिए भी कोई लैशेस आई भी हो। नहीं, लड़के नहीं लगवाते। ठीक है, उनको ऐसे अच्छा लगता है, बस बेस शेस हल्का सा और कॉन्टूरिंग हो गई। लड़कों कह रहे हो, लड़कों का स्पेसिफिक मेकअप होता है जिसमें लिपस्टिक भी नहीं होती, कोई ऐसी चीजें, आई शेड्स होती हैं लेकिन वो बेसिक होती हैं। बस लड़कों के लिए जो ना हेयर स्टाइल अच्छा हो और बियर्ड अच्छी हो, बस। अगर हल्के चलके तो हल्के से हल्के, हाँ, और उनका हेयर स्टाइलिश अच्छा होना चाहिए ताकि वो उनको बताए कि उनके फेस पे क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज के उनका एवरी डे का लुक जो है वो अपना ऑफिस जा रहे हैं, काम पर जाए तो अपना लुक उनको अच्छा रखना भी जरूरी है। और ये नहीं कि सिर्फ शादियों वाले दिन आ जाए, आपको एवरी डे यू शुड लुक गुड। हाँ बिल्कुल। और मैं तो अपने हर क्लाइंट को जो ना खुद रेकमेंड करता हूँ कि जो ना आप पे ये सूट कर रहा है आप ये रखें, मशवरा देते हैं, बाकी उनकी मर्जी। तो ये कि मैं तो तकरीबन अपने हर क्लाइंट की जो ना स्टाइलिंग चेंज कर देता हूँ, चेंज करते हैं। ठीक, तो ये जरूरी है। ओके जी फातिमा, जल्दी निकल लें, बस टाइम नहीं है। मैं चाह रही हूँ ना लुक भी जरा हम देख लेना जल्दी से, बस अब फटाफट इनके जो है बाल आप जो है वो टाई करें। एंड शी इज ऑलमोस्ट डन, वेरी नाइस। कितनी प्यारी सी क्यूट सी ब्राइड होगी ये तो। हाँ अच्छा, आपने ना कोई इनका ना हैवी वो नहीं लुक दिया ना कि जिस तरह से कोई बड़ी उम्र की भी लग रही है, या इनका जो है एज एकदम से लगना शुरू, मतलब वही क्यूट यंग लुक जो इनका है जिस तरह एंगेजमेंट वालियों का होना चाहिए, वही एक अच्छा एक प्रिटी क्यूट लुक आना चाहिए बेसिकली। अच्छा कि जल्दी से आप जो इनके बाल भी कवर कर दें, तो फिर ये कि हम आप ऊपर रख के बनाएंगे इनके बाल। ठीक है, ऑलराइट। बस हल्के से इन्होंने बैक कॉर्नर लेकर इसको साइड पर कर रहे हैं। एंड अच्छा देखो, एकदम हेयर स्टाइलिंग से भी फ़र्क आ जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। शकील हम भी ये देख रहे होते हैं कि इवन लड़कियों के लिए भी डे टू डे में आप अगर आप बहुत सॉफ्ट मेकअप भी कर रहे हैं, मेकअप डजंट मैटर एक्चुअली। मैं कहती हूँ कि आप हल्का सा भी मेकअप कर रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन ये कि आपका जो लुक है वो स्टाइलिंग, आपके बाल की कटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा ब्रेक, अच्छा चलिए ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के फ़ौरन बाद हम आ रहे हैं फिर हमारे साथ ही। ऑलराइट जी, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और आज हमने आपको मेकअप दिखाया, एंगेजमेंट मेकअप, और साथ ही जो है शकील ने बहुत अच्छा जो है वो शान के ऊपर ग्रूमिंग दिखाई कि लड़कों के हिसाब से ग्रूमिंग कैसी होती है, और फातिमा ने बहुत अच्छा जो है वो एंगेजमेंट मेकअप किया। थैंक यू सो मच आप दोनों का शो में तशरीफ लाने का। और अब हम आपसे तो इजाज़त ले लेंगे और जाते जाते जो है हम चाहेंगे कि आप जो है ब्राइड का पूरा कंप्लीट लुक देखें। सो टेक गुड केयर, बाय बाय।